हिंदी 591 ओह माय, तुमने मेरा सिर क्षतिग्रस्त कर दिया। यदि कोई हिल्सन को चुनौती देना चाहता है तो उसे अगले दौर तक इंतजार करना होगा। ये ग्लोबल एक्सचेंज कॉन्फ्रेंस का नियम था। द्वंद्वयुद्ध के एक दौर के बाद वे एक दौर के लिए आराम करते थे ताकि लोग उसी व्यक्ति को चुनौती देकर उसे थका न सके। NOWELLBEJAN.CO। बेशक अगर कोई व्यक्ति लड़ने को तैयार हो तो उसे कोई नहीं रोकेगा। हिल्सन के बाद नियोन देश से एक मार्शल योद्धा ने कोलोसियम में प्रवेश किया। सबकी निगाहें उस पर टिकी हुई थी। यह एक सुंदर और प्यारी युवती थी, लेकिन यह मुख्य बात नहीं थी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि उसकी लंबाई केवल 1.5 मीटर थी। वह बहुत ही दुबली पतली लग रही थी। हालांकि उसने अपना चेहरा सीधा रखा, लेकिन वह सख्त नहीं था। इसके बजाय वह थोड़ा प्यारा और विचलित दिख रहा था। अपने चेहरे पर अभी भी कुछ शिशु जैसी चर्बी के बावजूद वह लोगों को एक प्यारा और भोला भाला सा एहसास देती थी। कंट्री नियोन की यह युवती बहुत सुंदर लग रही थी। वांग टेन की नजर अजीब हो गई। दुनिया बहुत बड़ी थी। वहां हर तरह के अजीब लोग थे, जिनमें महिलाएं भी शामिल थीं। इस समय नीचे बैठी महिला ने अपना मुंह खोला। उसकी आवाज थोड़ी कर्कश और प्यारी थी। ये काफी अनोखी थी। शेनाई टोंगजी व्हाइट ईगल राष्ट्र के एक मार्शल योद्धा को चुनौती देना चाहेंगे। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, दूसरे देशों के योद्धा चौंक गए। वे धीमी आवाज में चर्चा करने लगे। नियोन देश का यह मार्शल योद्धा व्हाइट ईगल राष्ट्र को चुनौती देना चाहता था। कंट्री नियोन हमेशा से व्हाइट ईगल नेशन का पीछा करता रहा है। हर कोई इस बारे में जानता था, लेकिन इस बार वे इस आदान प्रदान के दौरान व्हाइट ईगल नेशन को चुनौती देना चाहते थे। क्या वे पागल थे? दिलचस्प है। गेराल्ड के मुंह के किनारे पर एक मुस्कान उभरी। उसकी दिलचस्पी प्रज्वलित हो गई। वाकई इस साल के आदान प्रदान के दौरान कई अप्रत्याशित घटनाएं हुई हैं। अर्नोल्ड ने धीमी आवाज में हंसते हुए कहा। एड्स बाय पब फ्यूचर। वह ये देखकर खुश थे कि कोई व्यक्ति व्हाइट ईगल राष्ट्र के लिए परेशानी पैदा कर रहा है। योके का चेहरा एक बार फिर बदसूरत हो गया। वह कंट्री नियोन की तरफ देखने लगा। उसकी नजर अचानक खतरनाक हो गई। कितना साहसी। देश के नियोन को कब इतना साहस हुआ कि वह उन पर अपने नुकीले दांत दिखा सके। कंट्री नियोन के नेता शान बेन क्वान अचंभित थे। बॉस, इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है। व्हाइट ईगल नेशन को चुनौती देना शेनाई टोंगजी का अपना निर्णय था। टोंगजी, तुम मेरे लिए चीजें मुश्किल बना रहे हो। मुझे लगा कि हम कंट्री स्पेड को चुनौती देने के लिए सहमत हो गए हैं। ये व्हाइट ईगल नेशन क्यों बन गया? तुम ऐसा नहीं कर सकते। तुम मुझे मार रहे हो। हिल्सन की तरह ही शेनाई टोंगजी ने भी अपना निर्णय स्वयं लिया था। व्हाइट ईगल नेशन के लोगों को इस बात की परवाह नहीं थी कि वह क्या सोचता है। यह एक तथ्य था कि शेनाई टोंगजी उनके राष्ट्र को चुनौती देना चाहता था। यदि उन्होंने कंट्री नियोन को अच्छा सबक नहीं सिखाया तो वे अपनी प्रतिष्ठा खो देंगे। योके ने अपने पीछे खड़े लोगों की ओर देखा। कुने, मार्शा और अन्य लोगों को तुरंत समझ आ गया कि उसका क्या मतलब है। कुने बाहर आया, हंसा और बोला, मैं जाऊंगा। मुझे कंट्री नियोन की छोटी लड़की के साथ खेलने दो। सावधान रहो। इस आसान काम को विफल मत करो। उसके पास कुछ तुरुप के पत्ते हो सकते हैं क्योंकि उसने हमें चुनौती देने की हिम्मत की है। योके ने सिर हिलाया और कहा, चिंता मत करो। क्या तुम्हें लगता है कि हमारे पीछे कुत्ते की तरह चलने वाला देश कोई बड़ी मुसीबत खड़ी कर सकता है? कुने ने बेपरवाही से जवाब दिया। बोलते हुए वे दर्शक दीर्घा से नीचे उतरे और मैदान में प्रवेश कर गए। हमें चुनौती देने का साहस तुम्हें किसने दिया? कुने ने कुने की ओर देखते हुए व्यंग्य किया। शेनाई टोंगजी, कृपया। शेनाई टोंगजी ने बिना किसी भाव के शांति से कहा। कुने को अचानक ऐसा लगा जैसे वह रुई की बोरी पर मुक्का मार रहा हो। उसके माथे की नसें उभर आई और वह चिल्लाया, बकवास बंद करो। मैं तुम्हें समझाऊंगा कि हमें चुनौती देने का क्या नतीजा होगा। धमाका। उसने जमीन पर अपने पैर पटकते हुए शेनाई टोंगजी की ओर हमला किया। उसके हाथ में एक युद्ध गदा दिखाई दी। भयंकर हंसी हंसते हुए उसने अपनी गदा उठाए और शेनाई टोंगजी के सिर पर दे मारी। कैसा निर्दयी आदमी है। कुन ने सिर्फ इसलिए पीछे नहीं हटी क्योंकि वह एक छोटी लड़की थी। अगर उस पर गदा से वार किया जाता तो चाहे उसका चेहरा कितना भी सुंदर क्यों न हो, वह कीमा बनाया हुआ मांस के ढेर में बदल जाता। वांग टेंग ने उसकी ठोड़ी को छुआ और जीभ चटकाए। ये कुने सिंगल होना चाहिए। सब लोग, डैन ताइक्सुआन और बाकी लोग अवाक रह गए। उन्हें लगा कि वांग टेंग की सोच बेहद अजीब थी। क्या यह सवाल था कि क्या वह सिंगल है? उसे तो ये सोचना चाहिए कि क्या उसका सिर फट जाएगा।
यद्यपि कुने की क्रूरता से सभी लोग स्तब्ध थे, लेकिन अखाड़े की स्थिति ने उनकी आंखें चौड़ी कर दी। शेनाई टोंगजी वहीं पर बेसुध खड़ी रही, अपने सिर के ऊपर युद्ध गदा की परवाह न करते हुए वह शांत भाव से कुने को देखती रही। अगले ही पल टकराना, एक स्पष्ट ध्वनि गूंजी। शेनाई टोंगजी का छोटा सिर फट गया। वह सचमुच फट गई। लाल और सफेद कण हर जगह बिखर गए। एड्स बाय पब फ्यूचर। दृश्य इतना विभत्स था कि कई लोगों को उल्टी आने लगी। कुने, जिसने ये दृश्य बनाया था, हैरान रह गया। उसने अपने हाथ में युद्ध गदा को देखा और फिर उस छोटी सी आकृति को देखा जिसका सिर गायब हो गया था। उसका दिमाग काम नहीं कर रहा था। वह मर गई। वह अविश्वास में था। यह बहुत आसान जीत थी। उसने कोई ताकत नहीं लगाई थी। दूसरे देशों के योद्धा अचंभित रह गए। इस आयोजन में पहली बार ऐसा खूनी दृश्य देखने को मिला था। पहले कभी ऐसी स्थिति नहीं आई थी। झू युशाओ ने तुरंत अपना मुंह ढक लिया। उसकी आवाज चली गई थी। यह है। जी जियोमिंग, क्यू फेई और अन्य लोग अपनी सीटों से उछल पड़े। उनके हाव भाव में जबरदस्त बदलाव आया। ये कैसे संभव है? क्या वह मरने के लिए ऊपर गई थी? यान बो ने पूछा। आखिर हो क्या रहा है? अगर वह द्वंद्वयुद्ध के लिए गई थी, तो उसने विरोध क्यों नहीं किया? क्या उनके बीच इतना बड़ा अंतर है? झाओ युवानबू ने उत्सुकता से पूछा। चिंता मत करो, मैच अभी शुरू हुआ है, वांग टेंग ने हंसते हुए कहा। वे वांग टेंग की ओर मुड़े। मैच अभी शुरू ही हुआ था। क्या वांग टेंग के दिमाग में चोट लगी थी? महिला मर चुकी थी। मैच कैसे जारी रह सकता था? क्या मतलब है तुम्हारा? झू युशाओ हैरान था। यह सिर्फ एक भ्रम है। आपको बेवकूफ बनाया गया है, वांग टेंग ने कहा। भ्रम? सभी के चेहरे पर थोड़ा सा भाव बदल गया। यह असंभव है। भले ही यह भ्रम हो, लेकिन हम इसे कैसे नोटिस नहीं कर सकते? इस मार्शल योद्धा का आध्यात्मिक क्षेत्र बहुत ऊंचा है। यह सामान्य बात है कि आप सभी को मूर्ख बनाया गया, वांग टेंग ने कहा। जब उसने नीचे शेनाई टोंगजी को देखा तो उसकी निगाहें अजीब हो गईं। आध्यात्मिक शक्ति। शेनाई टोंगजी भी एक दिव्य आत्मा गुरु थी। उन्होंने कुछ विशेष कौशल सीखे थे। अन्य लोग शायद इसे समझ न पाए, लेकिन वांग टेंग के लिए यह आसान था। यह सुनकर सबने नीचे देखा। इस समय शेनाई टोंगजी के शरीर में परिवर्तन होने लगे। उसका कुचला हुआ सिर अपने मूल रूप में वापस आ गया, जैसे कोई वीडियो रिवाइंड हो रहा हो। हर जगह बिखरे लाल और सफेद कण अपनी मूल स्थिति में वापस आ गए। फिर शेनाई टोंगजी का शिशु चेहरा एक बार फिर कुने के सामने प्रकट हुआ। कुने ने जब ये देखा तो वह अनजाने में एक कदम पीछे हट गया। उसे ऐसा लगा जैसे उसने कोई भूत देख लिया हो। तुम क्या हो? वह आश्चर्य से चिल्लाया। शेनाई टोंगजी ने अपना सिर झुकाया और उसका सिर एक झटके से जमीन पर गिर गया। ये कुछ बार लुढ़का और कुने के पैरों के पास जा गिरा। आंखें कुने की ओर उठी और शांत आवाज फिर से सुनाई दी। अरे, तुमने तो मेरा सिर ही तोड़ दिया। 592 आक्रमण करते समय क्रूर, भागते समय डरपोक। तारांकन तारांकन का NO12B Jan.com। जब कुने ने ऐसा भयानक दृश्य देखा तो वह टूट गया। वह बेकाबू होकर गालियां बकने लगा। उसने अपने पैर उठाए और शेनाई टोंगजी के सिर पर लात मारी। टकराना। सिर काली छाया की एक गेंद में बदल गया और दूर गायब हो गया। अब कोई भी उसे ढूंढ नहीं सका। कुने ने जोर से सांस ली। जो कुछ हुआ, उससे उसे गहरा सदमा लगा। उसे अभी भी डर का एहसास हो रहा था। धत्तेरी की, एक मैच कैसे हॉरर शो में बदल गया। चाहे कोई कितना भी मजबूत क्यों ना हो, वह फिर भी ऐसी ठंडी जगह से डरता है। तुमने मेरे सिर पर लात क्यों मारी? ठीक उसी समय शांत आवाज एक बार फिर गूंजी। इस बार आवाज कुने के कान के पास सुनाई दी। साथ ही जब उसने इसे सुना तो उसे लगा कि उसके कान पर एक सांस पड़ रही है। उसे थोड़ी ठंड महसूस हुई। कुने स्तब्ध रह गया। उसने धीरे से अपना सिर घुमाया और देखा। उसके कंधे पर एक सिर था, जिसकी गर्दन से खून टपक रहा था। उसकी आंखें उस सिर की ठंडी निगाहों से मिली। कुने को लगा कि उसका दिल धड़कना बंद हो गया है। उसका सिर सुन्न हो गया और उसके शरीर के सारे बाल खड़े हो गए। वह गाली देना चाहता था, लेकिन शब्द उसके गले में अटक गए थे। वह कुछ भी नहीं बोल सका। मरना। उसने अपना दाहिना हाथ उठाया और उसके बाएं कंधे पर सिर पर मुक्का मारा। धमाक। शेनाई टोंगजी का सिर एक बार फिर फट गया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। इस बार लाल और सफेद कण उसके चेहरे पर फैल गए। कुने हैरान था। वह इतना शक्तिशाली कब हो गया? वह तो बस सिर को दूर फेंकना चाहता था। वह क्यों फट गया? वह जानता था कि अगर उसने सिर कुचल दिया तो वह खुद को गंदा कर लेगा। वह बेवकूफ नहीं था।
हालांकि सिर फट गया और उसका अभी भी उसके साथ अंतरंग संपर्क था। खून की तेज बदबू को सूंघते हुए कुने ने गटक लिया। उसे लगा कि वह अपना खाना उगल देगा। उनके जैसे प्रतिभाशाली मार्शल योद्धाओं ने पहले भी खून देखा था, लेकिन ये पहली बार था जब उन्होंने अपने बगल में सिर पर गोली लगने का अनुभव किया था। यह अच्छा नहीं लगा। दर्शकों के स्टैंड पर बैठे सभी लोगों की रीढ़ में सिहरन सी महसूस हुई। फिर उन्होंने कुने को दया भरी नजर से देखा। कितना दुखद है। यदि वे उसकी जगह होते तो वे भी खून खराबे को झेल नहीं पाते। इस समय अधिकांश लोगों ने समस्या को नोटिस किया। शेनाई टोंगजी मरी नहीं थी। वह सभी को बेवकूफ बनाने के लिए एक विशेष विधि का उपयोग कर रही थी। कुने, जो इस मैच में भाग ले रहे थे, सबसे ज्यादा प्रभावित हुए। वह खुद को भ्रम से बाहर नहीं निकाल पा रहे थे और उनकी नाक उन्हें बहका रही थी। योके और बाकी लोगों ने भौहें सिकोड़ी। वे कुने को याद दिलाना चाहते थे, लेकिन वे ऐसा नहीं कर सके। अगर वे ऐसा करते तो यह आयोजन अपना उद्देश्य खो देता। महायाजक ने भी उन्हें नियम तोड़ने की अनुमति नहीं दी। वांग टेंग ने हंसते हुए कहा, इस मैच के बाद कुने को शायद मनोवैज्ञानिक आघात पहुंचेगा। उसकी प्रसन्नता भरी हंसी सुनकर सभी अवाक रह गए। यह आदमी बहुत संकीर्ण सोच वाला था। जब कुने ने अतीत में उनका मजाक उड़ाया था तो उन्होंने इसे दिल पर ले लिया होगा। अखाड़े में शेनाई टोंगजी का सिर एक बार फिर कुने के पास दिखाई दिया। वह खून टिपकाते हुए हवा में तैर रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई आत्मा कुने के इर्द गिर्द मंडरा रही हो, उसकी ठंडी आवाज उसके चारों ओर गूंज रही हो। कुने पागल हो रहा था। उसकी आंखें लाल हो गई थीं, और वह बिना किसी उद्देश्य के अपने युद्ध गदा को अपने चारों ओर घुमा रहा था। उसने टोंगजी के सिर पर बार बार प्रहार किया। वह उत्परिवर्तित हो गया था। उसके पूरे शरीर पर काले बाल थे। मांसपेशियां उभरी हुई थीं, और उसके चारों ओर का वातावरण अत्यंत भयावह था। बाहर आओ, मुझे पता है कि सब कुछ नकली है। बाहर आओ। कुने बेवकूफ नहीं था। वह जानता था कि वह अपने प्रतिद्वंद्वी के भ्रम जाल में फंस गया था। लेकिन इसे समझना और इसका अर्थ निकालना दोनों अलग अलग बातें हैं। वह असली शेनाई टोंगजी को नहीं खोज पाया। साथ ही वह सभी तरह की परेशानियों और उत्तेजनाओं को झेलने के बाद टूटने की कगार पर था। एक बार जब वह उत्परिवर्तित हो गया तो उसकी शारीरिक क्षमता मजबूत हो गई, लेकिन उसका दिमाग अधिक आसानी से प्रभावित हो गया। उनमें मनोवैज्ञानिक आघात बिना रुके बढ़ता गया। तुमने इसे नोटिस किया। ठीक है, मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगा। शेनाई टोंगजी की आकृति अचानक उसके सामने प्रकट हुई। कुने बहुत खुश हुआ। वह बुरी तरह मुस्कुराया और अपनी गदा को गुस्से से नीचे पटक दिया। टकराना। शेनाई टोंगजी का पूरा शरीर फट गया। कुने पर ताजा लाल खून फैल गया। फिर से नकली। वह स्तब्ध रह गया। उसकी पुतलियां सिकुड़ गईं, और रक्त के शिकाओं ने उसकी पूरी आंख को ढक लिया। उसके चेहरे पर एक क्रूर मुस्कान उभर आई। वह पूरी तरह से अपना दिमाग खो चुका था। उसका आत्मविश्वास नष्ट हो गया। ब्रिगेडियर जनरल स्टेज मार्शल योद्धा के रूप में उसके आत्मविश्वास का टूटना लगभग असंभव था। लेकिन उत्परिवर्तित होने के बाद उसकी मानसिकता जंगली जानवर की चेतना से प्रभावित हो रही थी। इसलिए टोंगजी की अतिरिक्त मानसिक उत्तेजना के बाद वह टूट गया। गर्जन। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। कुने गुस्से में चिल्लाया। वह फिर से बदलने लगा। उसकी निगाहों से पता चलता था कि वह अपनी चेतना खो चुका था। सिर्फ जंगली जानवर की क्रूरता बची थी। और भी बाल उगने लगे और उसके पूरे शरीर पर छा गए। यहां तक कि उसका चेहरा भी बदलने लगा। वह एक काला भालू बन रहा था। इससे पहले वह 50% उत्परिवर्तित था। अब वह 80% और उससे अधिक पर था। यह बुरा है। योके का चेहरा बदल गया। वह तुरंत उठ खड़ा हुआ। कुने नियंत्रण खो रहा है, मार्शा ने गंभीर स्वर में कहा। लानत है उस बेवकूफ पर। कंट्री नियोन की उस युवती ने उसे इस मुकाम पर कैसे पहुंचाया? क्या उसकी मानसिक ट्रेनिंग बेकार चली गई? योके ने गाली दी। उसका चेहरा काला पड़ गया था। मार्शा ने कुने को मौन श्रद्धांजलि दी। नियोन देश की इस मार्शल योद्धा से निपटना आसान नहीं था। अगर वह उससे मिलती तो उसका अंत कुने जैसा हो सकता था। दुर्भाग्य से योके तर्क सुनना नहीं चाहता था। कुने खुद पर नियंत्रण नहीं रख सका, इसलिए यह उसकी गलती थी। क्या हम हार मान लें? मार्शा ने पूछा। योके के हाव भाव बदलते रहे। अंत में उसने अपने दांत पीसते हुए कहा, चलो इंतजार करते हैं। हम इस मौके का इस्तेमाल कंट्री नियोन के उस मार्शल योद्धा को मारने के लिए कर सकते हैं। उसके बाद हम कुने को नियंत्रित करेंगे। जोखिम बहुत ज्यादा है। अगर हम थोड़ी भी देर से काम करेंगे तो कुने कभी वापस नहीं आ पाएगा। मार्शा ने कहा। उसके हाव भाव थोड़े बदल गए।
योके ने ठंडे स्वर में कहा, हमें अपने देश के लिए बलिदान देने में कभी संकोच नहीं करना चाहिए। मार्शा के चेहरे पर भाव बदल गए। वह एकदम शांत हो गई। उसी समय खून के परिवर्तन ने सभी मार्शल योद्धाओं का ध्यान आकर्षित किया। वे बता सकते थे कि उसकी हालत ठीक नहीं थी, लेकिन वे नहीं जानते थे कि यह कितनी गंभीर थी। महायाजक ने भौहें सिकुड़ी और व्हाइट ईगल राष्ट्र की ओर देखा। ये देखकर कि वे हार नहीं मान रहे हैं, वह चुप रहा। अखाड़े में शेनाई टोंगजी एक बार फिर दिखाई दी। वह एक टुकड़े में थी। उसका सिर अभी भी सुंदर था और उससे खून नहीं टपक रहा था। वह कुने को अचंभित होकर देखती रही। उसकी आंखें हल्की चमक रही थीं। गर्जन। हालांकि कुने पूरी तरह से बेहोश हो चुका था, फिर भी उसे यह दुश्मन याद था। वह दहाड़ता हुआ शेनाई टोंगजी पर झपटा। शेनाई टोंगजी मौके पर ही गायब हो गई। फिर 20 एक भिनभिनाने वाली आवाज सुनाई दी। मधुमक्खियों का एक झुंड अचानक अखाड़े में आया और कुने को घेर लिया। अखाड़े में माहौल एकदम बदल गया। कुने ने अपना सिर ढक लिया और भाग गया। जब उसने हमला किया तो वह बहुत क्रूर था, लेकिन अब देखो वह कितना डरपोक लग रहा था। उसका ये भद्दा कृत्य थोड़ा हास्यास्पद लग रहा था। सब लोग। आध्यात्मिक भ्रम। भालू मधुमक्खियों से डरता था। विनिमय कार्यक्रम के दौरान ऐसा दृश्य देखना अजीब था। दुनिया भर के मार्शल योद्धाओं में एक अजीब सी खामोशी छा गई जब उन्होंने कोलोसियम में मधुमक्खियों द्वारा कुने का पीछा करते हुए देखा। योके का मुंह फड़क उठा जब उसने सोचा कि वह एक छेद ढूंढकर उसमें खुद को दफना देगा। ये बहुत शर्मनाक था। क्यों? इस वर्ष के विनिमय कार्यक्रम में व्हाइट ईगल राष्ट्र को हंसी का पात्र क्यों बनाया गया? यदि उन्हें पता होता तो वे टीम के नेता बनकर केवल उपहास का पात्र नहीं बनते। योके को बहुत पछतावा हुआ। हालांकि ये कुछ ऐसा था जिसके लिए उसने लड़ाई लड़ी थी, और कुछ और कहने के लिए बहुत देर हो चुकी थी। कंट्रीजिया के दर्शक दीर्घा में सभी लोग खूब हंस रहे थे। इस बार व्हाइट ईगल राष्ट्र को बहुत बड़ा झटका लगा है। यान बो ने ठहाका लगाया। झाओ युवानबू ने कहा, यह बहुत मजेदार था। उस भालू से निपटने के लिए मधुमक्खियों का इस्तेमाल किया गया। शेनाई टोंगजी ने यह सोचकर बहुत होशियारी दिखाई है। क्यू फेई ने अपना सिर हिलाया और मुस्कुराया। उससे निपटना बहुत मुश्किल लगता है। झू यूशाओ ने टिप्पणी की। यह सही है। उससे निपटना आसान नहीं है। सभी ने चेहरे पर गंभीर भाव के साथ सहमति में सिर हिलाया। धमाका। कोलोसियम में कुने शक्तिहीन हो गया था और अब और विरोध नहीं कर सकता था। वह पूरी जमीन पर लौट रहा था, लेकिन वह मधुमक्खियों से छुटकारा नहीं पा सका। वह लगातार बुरी तरह चिल्लाता रहा। जल्द ही चीखें बंद हो गईं। कुने बेहोश हो चुका था। शेनाई टोंगजी प्रकट हुए और मधुमक्खियां गायब हो गईं। हालांकि कुने का चेहरा धक्कों से ढका हुआ था, जैसे कि उसे वास्तव में मधुमक्खियों ने डंक मारा हो। एड्स बाय पब फ्यूचर। यह अवास्तविक और रहस्यमय था। यह दृश्य देखकर सभी लोग गंभीर हो गए। उच्च पुजारी ने तुरंत देश नियोन की जीत की घोषणा की। हालांकि कंट्री नियोन के शैनबेन क्वान को बिल्कुल भी खुशी महसूस नहीं हुई। ऐसा इसलिए था क्योंकि योके उसे एक गहरे भाव के साथ घूर रहा था। शानबेन क्वान कांप उठा और उसके दिल में कड़वाहट महसूस हुई। मेरी तरफ मत देखो, ये वास्तव में मेरी गलती नहीं है। जब शेनाई टोंगजी दर्शकों के स्टैंड पर लौटी, तो शानबेन क्वान ने उन्हें नाराजगी भरी नजर से देखा। उन्होंने अपना गुस्सा दबाते हुए पूछा, टोंगजी, तुमने ऐसा क्यों किया? क्या करें? शेनाई टोंगजी ने मासूमियत से उसकी ओर देखा। आप? शैनबेन क्वान ने शक्तिहीन महसूस किया और उदास चेहरे के साथ कहा, मेरी छोटी राजकुमारी, व्हाइट ईगल राष्ट्र ऐसा देश नहीं है जिसे हम भड़काने का जोखिम उठा सकें। ओह! शेनाई टोंगजी ने सिर हिलाया। शानबेन क्वान। ओह! और फिर, कुछ तो बोलो। इसमें ओह क्या है? तुम्हारा क्या मतलब है? शानबेन क्वान पागल हो रहा था, लेकिन वह शेनाई टोंगजी के लिए कुछ नहीं कर सकता था। वह बस एक कोने में छिपकर गोल गोल आकृतियां बना सकता था। देश जिया के दर्शकों का रुख। वांग टेन की निगाह नीचे की ओर गई, और उसने अपनी आध्यात्मिक शक्ति का उपयोग करके कोलोसियम में विशेष बुलबुले एकत्र किए। पृथ्वी बल तारांकन 345। जीवन की उत्पत्ति 1-2। सम्राट क्षेत्र आत्मा 5-0। आध्यात्मिक भ्रम तारांकन 20। जहर बल तारांकन 1-2-5। एड्स बाय पब फ्यूचर। वांग टेन की आंखें हल्की चमक उठी जब उसने देखा कि उसने क्या इकट्ठा किया है। पृथ्वी बल के 345 अंक थे। निश्चित रूप से एक ब्रिगेडियर जनरल स्टेज मार्शल योद्धा ने काफी सारे विशेषता बुलबुले गिराए। बेशक, ओरिजिन ऑफ लाइफ के 12 अंक सबसे महत्वपूर्ण थे। पिछले व्हाइट ईगल नेशन मार्शल योद्धाओं ने जो अंक गिराए थे, उनकी तुलना में ये ज्यादा अंक थे।
इस समय वह पूछना चाहता था कि कुने कितने साल तक जीवित रह सकेगा। बदकिस्मत बच्चा। सबसे अच्छी बात यह है कि जब दूसरे लोग लड़ते हैं तो वे खून बहाते हैं और घायल हो जाते हैं। अगर यह गंभीर होता है तो वे मर जाते हैं। हालांकि कुने अलग था। उत्परिवर्तन का मतलब था कि वह अपनी जान गंवा देगा। जीन मार्शल योद्धाओं में कुछ भी एक जैसा नहीं था। कमियां बहुत बड़ी थीं। बेशक वांग टेंग को उम्मीद थी कि और भी जीन मार्शल योद्धा सामने आएंगे। ये वैसे भी उसके लिए फायदेमंद होगा। इसके बाद 50 अंक सम्राट रियल स्पिरिट के थे, जो उनकी उम्मीदों से कहीं ज्यादा था। शेननाई टोंगजी के लिए स्पिरिट का ऐसा स्तर हासिल करना अविश्वसनीय था। क्या वह भी धोखा दे रही थी? उसे नहीं पता था कि उसकी उम्र क्या थी, लेकिन वह जवान दिखती थी। अगर वह वांग टेंग जितनी ही उम्र की होती तो यह आश्चर्यजनक होता। शेष विशेषता बुलबुले ने वांग टेंग को फिर से आश्चर्यचकित कर दिया। आध्यात्मिक भ्रम और विश शक्ति। आध्यात्मिक भ्रम एक आध्यात्मिक क्षमता थी। ये वही क्षमता होनी चाहिए जिसका इस्तेमाल शेनाई टोंगजी ने पिछले मैच में किया था। वांग टेंग की आंखें चमक उठी जब वह अपने मन में यादों को पचा रहा था। उसने पहले ही आध्यात्मिक क्षमता में महारत हासिल कर ली थी। आध्यात्मिक भ्रम 10/100 अच्छी तरह से वाकिफ। आध्यात्मिक भ्रम के 20 अंकों ने उन्हें आधारभूत अवस्था से बाहर निकलने और कुछ प्रवीणता प्राप्त करने में सहायता की। अब उसने 2 आध्यात्मिक कौशलों में महारत हासिल कर ली थी, आत्मा प्रवेश और आध्यात्मिक भ्रम। उसके पास और भी तरकीबें थीं। अंततः ये विश शक्ति थी। अब तक वांग टेंग ने केवल लिन चुक्सिया पर ही विश शक्ति देखी थी। शेनाई टोंगजी वह दूसरी व्यक्ति थी जिसके पास ये शक्ति थी। एड्स बाय पब फ्यूचर। हालांकि शेनाई टोंगजी की जहर प्रतिभा की तुलना लिन चुक्सिया से नहीं की जा सकती। लिन चुक्सिया के पास दानव कमल जहर शरीर था और उसकी प्रतिभा के साथ किसी के लिए उसकी बराबरी करना बेहद दुर्लभ होगा। इस समय वांग टेंग मदद नहीं कर सका, लेकिन कंट्री नियॉन की दिशा में देखा। कोई फर्क नहीं पड़ता कि क्या शेनाई टोंगजी को कम करके नहीं आंका जाना चाहिए। अगले ही पल उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। आदान प्रदान का कार्यक्रम और भी दिलचस्प होता जा रहा था। शेनाई टोंगजी ने वांग टेंग की निगाह को भांप लिया था और उसकी ओर देखने के लिए मुड़ी थी। हालांकि वांग टेंग ने पहले ही अपनी नजरें हटा ली थीं और वह कोलोसियम की ओर चल रहा था। वांग टेंग कंट्री स्नो के हिल्सन को चुनौती देना चाहेंगे। वांग टेंग ने कंट्री स्नो के दर्शकों के स्टैंड की ओर देखा। इस समय स्नो कंट्री में हर किसी के भाव बदल गए। हिल्सन का चेहरा और भी बदसूरत हो गया जब उसने वांग टेंग को देखा। ऐसा लग रहा था जैसे उसने गोबर के ढेर पर पैर रख दिया हो। इस कमीने ने ये काम जानबूझकर किया होगा। उसने एक देशजिया मार्शल योद्धा को हराया था और उन पर कदम रखकर गौरव प्राप्त किया था। अब वांग टेंग विशेष रूप से उसे चुनौती देने के लिए आया था, लेकिन वह कुछ नहीं कर सकता था। चूंकि उसने एक्सचेंज इवेंट में अपनी प्रतिभा दिखाई थी, इसलिए उसे परखने के लिए कई चुनौती देने वाले इंतजार कर रहे थे। वह या तो अंत तक खड़ा रह सकता था या हारकर पीछे रह सकता था। इसके अलावा कोई और विकल्प नहीं था। उच्च पुजारी ने हिल्सन की ओर देखा और सिर हिलाकर सहमति जताई। हिल्सन को पता था कि यह अपरिहार्य था। वह अभी अभी पवित्र मंदिर में शामिल हुआ था। अगर वह युद्ध से बचता तो वह न केवल खुद को शर्मिंदा करता, बल्कि पवित्र मंदिर की प्रतिष्ठा को भी दागदार करता। इसके परिणाम किसी भी चीज से ज्यादा गंभीर होंगे। हम्फ, हिल्सन ने उपहास किया। यह एक चुनौती होगी। वह वांग टेंग को हराने में सक्षम हो सकता है। हर कोई वांग टेंग के खिलाफ मैच खेलने के लिए अनिच्छुक था। उन्हें डर था कि वह अपनी ईंट से उन्हें अपमानित करेगा। नोव एल बी जेएनएन। हालांकि उसे विश्वास नहीं था कि वांग टेंग पवित्र मंदिर के एक सदस्य के साथ ऐसा कुछ करेगा। वांग टेंग, कृपया। वांग टेंग ने खिलखिलाकर हंसते हुए कहा जब उसने हिल्सन को अपनी ओर आते देखा। हिल्सन को कब्ज लग रहा था। तुम किस बात पर हंस रहे हो? उस मुस्कान ने उसे एक खौफनाक एहसास दिया। हिल्सन, उसने कुछ भी अनावश्यक नहीं कहा। अपना नाम बोलने के बाद उसने अपना भाला पकड़ा और उसे वांग टेंग की ओर तान दिया। आओ एक अच्छी लड़ाई करें। एक अच्छी लड़ाई। वांग टेंग हंसा। मुझे डर है कि एक बार मैं आगे बढ़ जाऊंगा तो तुम्हें कोई मौका नहीं मिलेगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? इस कमीने ने उसे गंभीरता से नहीं लिया। हिल्सन का चेहरा गुस्से से भर गया और वह आगे बढ़ा। भाला बाहर निकला और आसमान में उड़ गया और सीधे वांग टेंग के महत्वपूर्ण बिंदुओं पर वार किया। वह एक अभिनेता है। भाले की चमक हवा में उछली ठंडी आभा के साथ उसकी ओर बढ़ी। जवाब में वांग टेंग ने बिना किसी भाव भंगिमा के मुक्का मारा। यह एक साधारण मुक्का था।
उसने कोई युद्ध तकनीक नहीं अपनाई, बस शुद्ध शक्ति का इस्तेमाल किया। धमाका। जब मुट्ठी और भाले की चमक आपस में टकराई तो भाले से बनी बर्फ एक धमाके के साथ टूट गई। वह हवा में तैरती हुई बर्फ के टुकड़ों में बदल गई। हिल्सन को अपने प्रतिद्वंद्वी से आती हिंसक ताकत का एहसास हुआ। उसके चेहरे पर थोड़ा सा बदलाव आया और वह आधा कदम पीछे हट गया। पहले आदान प्रदान में वह नुकसान में था। वांग टेंग की क्षमता जितनी सरल दिखती थी उतनी ही थी। हिल्सन गंभीर हो गया और बिना किसी हिचकिचाहट के अपने आइस कोकून फिजिक को सक्रिय कर दिया। बर्फ की शक्ति उसके शरीर से बाहर निकल गई और उसके चारों ओर एक बर्फ कवच में इकट्ठा हो गई। स्नो कंट्री का नेता दंग रह गया। अन्य देशों के योद्धा भी आश्चर्यचकित हुए और धीमी आवाज में चर्चा करने लगे। हिल्सन ने मैच की शुरुआत में ही अपनी खास काया का इस्तेमाल किया। ऐसा लग रहा है कि वांग टेंग उन पर बहुत दबाव बना रहे हैं। वांग टेंग कोई सामान्य मार्शल योद्धा नहीं है। वह बहुत ताकतवर लगता है। जब उसने ईंट को हथियार के रूप में इस्तेमाल किया था तब वह खेल रहा था, है न? क्या वह अब अपनी असली ताकत दिखा रहा है? वैसे क्या आपने देखा है कि वांग टेंग कितना युवा है? ये सुनकर सभी लोग चौंक गए। तभी उन्हें एहसास हुआ कि वांग टेंग वहां मौजूद ज्यादातर मार्शल योद्धाओं से काफी कम उम्र के लग रहे थे। जब वे ब्रिगेडियर जनरल स्टेज पर पहुंचे तो उनमें से लगभग सभी की उम्र 25 के आसपास थी। यहां तक कि कम उम्र के योद्धा भी सिर्फ 1 या 2 साल छोटे थे। हालांकि उन्हें यह नहीं पता था कि वांग टेंग की उम्र अभी 20 साल भी है या नहीं। गेराल्ड और वेलेरिया के हाव भाव थोड़े बदलने लगे। एड्स बाय पब फ्यूचर। तोंगजी, जिया देश की यह प्रतिभा आपसे कम उम्र की लगती है। शानबेन क्वान ने उसके बगल में खड़े तोंगजी से कहा। हाँ, हैरानी की बात है कि शिनाई टोंगजी ने इनकार नहीं किया। उसने गंभीर भाव से सिर हिलाया। देश जिया एक दिलचस्प जगह है। दुर्भाग्य से शानबेन क्वान थोड़ा उदास लग रहा था और उसने आह भरी। हालांकि उसने अपनी बात आगे नहीं बढ़ाई, लेकिन शिनाई टोंगजी समझ गई कि उसका क्या मतलब था। जब से नया युग शुरू हुआ, देश नियोन ने व्हाइट ईगल राष्ट्र का अनुसरण करना चुना। इसलिए देश जिया के साथ उनके संबंध थोड़े कठोर थे। वे दोस्ताना शर्तों पर नहीं थे। यदि उन्होंने शुरू में ही कंट्री जिया का अनुसरण करने का विकल्प चुना होता, तो अब स्थिति भिन्न हो सकती थी। कोलोसियम में वांग टेंग को खुशी हुई जब उसने हिल्सन में बदलाव देखा। वह और अधिक विशेषता बुलबुले एकत्र कर सकता था। आइस कोकून फिजिक तारांकन 10। आइस कोकून फिजिक तारांकन 8। बर्फ बल तारांकन 112। वांग टेंग ने अपने शरीर में हो रहे बदलावों को महसूस किया। जब उसने हिल्सन को फिर से देखा तो उसकी आंखों में मां का प्यार भर आया। थोड़ा सा षड्यंत्रकारी दिल होने के अलावा यह आदमी एक अच्छा इंसान था। बीप, एक अच्छे आदमी का कार्ड। हिल्सन ने अपनी बर्फीली नीली आंखों से वांग टेंग को भावहीनता से घूरा। उसे नहीं पता था कि उसके प्रतिद्वंद्वी ने उसे एक अच्छा आदमी का कार्ड दिया था। तुम बहुत मजबूत हो, लेकिन मैं हारूंगा नहीं। उसकी अभिव्यक्ति दृढ़ थी और उसकी निगाह दृढ़ थी। वांग टेंग ने संयम बनाए रखा। आत्मविश्वासी होना अच्छी बात है, लेकिन आपको यह जानना जरूरी है कि आप किसका सामना कर रहे हैं। यह आदमी अभी भी बहुत छोटा था। हिल्सन ने अपनी भौहें ऊपर उठाई जब उसने वांग टेंग के चेहरे पर शांत भाव देखा। उसके प्रतिद्वंद्वी को उसके शब्दों से कोई उत्तेजना नहीं हुई। ऐसा लग रहा था जैसे वह उसे नीची निगाह से देख रहा हो। उसके दिल में गुस्से की एक लहर बेकाबू होकर उठी। धमाका। उसके शरीर में मौजूद बर्फ की ताकत बाहर निकल आई। उसने बकवास करना बंद कर दिया और अपनी बर्फ की ताकत को अपने लंबे भाले पर इकट्ठा कर लिया, जिससे बर्फ की एक मोटी परत बन गई। उसने अपना भाला बाहर निकाल दिया। बर्फ भाला सचेत। NO12BIN.com। एड्स बाय पब फ्यूचर। मुझे देखने दो कि क्या तुम अपनी मुट्ठी से मेरे भाले को नष्ट कर सकते हो। हिल्सन गुस्से में चिल्लाया। उसका शरीर मानो अंतरिक्ष से होकर गुजरा हो और वह एक पल में वांग टेंग के सामने आ गया। धमाका। वांग टेंग शांत रहा और अपना सिर ऊपर उठाया। भाले की चमक उसकी पुतलियों में बढ़ती ही जा रही थी। उसने अपनी मुट्ठी तभी धीरे से उठाई जब भाला सीधे उसके सामने था। यह एक गंभीर मुक्का था। जैसे ही उसकी मुट्ठी भाले पर लगी बर्फ से टकराए, लाल लाल लपटें उसकी मुट्ठी को घेरने लगी। एक बार फिर वांग टेंग ने हिल्सन के बर्फीले भाले के हमले का जवाब देने के लिए अपने भौतिक शरीर का उपयोग किया। एक असली आदमी साहसी होना चाहिए। हिल्सन की आंखों में अविश्वास की लहर दौड़ गई। उसे उम्मीद नहीं थी कि वांग टेंग उसके हमले का प्रतिरोध करने के लिए अपनी मुट्ठी का इस्तेमाल करेगा। क्या यह व्यक्ति इतना आश्वस्त था? धमाका। वांग टेंग की मुट्ठी की आभा भाले की चमक से टकराए और एक जोरदार विस्फोट हुआ।
पूरे क्षेत्र में बल फैल गया और हवा में धूल उड़ने लगी। मंच की ओर देखते हुए सभी की आंखें सिकुड़ गईं। अचानक टक्कर के ठीक बीच में एक हल्की दरार की आवाज सुनाई दी। हिल्सन के चेहरे पर भाव बदल गए। उसकी पुतलियां सिकुड़ गईं और वह अचंभित रह गया। ये कैसे संभव है? उसके भाले के आसपास बर्फ पर दरारें पड़ गई थीं। वे बड़ी हो गईं और बर्फ के टुकड़े गिरने लगे। टकराना। एक क्षण में बर्फ पूरी तरह से टूट गई। उसके सामने एक तपती और शक्तिशाली मुट्ठी उसकी ओर दहाड़ रही थी। हिल्सन ने अपना शरीर हिलाया और मुट्ठी की आभा को बलपूर्वक तितर बितर कर दिया। ये केवल अवशिष्ट बल था, इसलिए यह उसके बर्फ के कवच की रक्षा को तोड़ने के लिए पर्याप्त नहीं था। उसने अनियंत्रित रूप से राहत की सांस ली। एड्स बाय पब फ्यूचर। हालांकि उसकी खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिकी। वांग टेंग अचानक मौके पर ही गायब हो गया और एक प्रकाश की किरण की तरह उसकी ओर दौड़ा। हिल्सन के चेहरे पर भाव बदल गए। वह आसमान में उड़ गया और वांग टेंग के हमले से बच निकला। उसने वांग टेंग की भयावह मुट्ठी की ताकत का अनुभव किया था, इसलिए वह उससे सावधान था। वह उसका सामना नहीं करना चाहता था, लेकिन वह कभी नहीं सोच सकता था कि वांग टेंग इतना तेज हो सकता है। जब तक वह चाहेगा, उसका प्रतिद्वंद्वी बचकर नहीं निकल सकेगा। अगले ही पल, वांग टेंग सीधे हिल्सन के सामने आ गया। उसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान थी। वह एक गैंगस्टर की तरह लग रहा था जो एक खूबसूरत महिला को छेड़ रहा था। भागो मत, तुम्हें पता है देना लेना क्या होता है। मेरी मुट्ठी का स्वाद भी चख लो। जैसे ही उसकी बात समाप्त हुई, उसने अपने प्रतिद्वंद्वी पर मुक्का मारा। हिल्सन के चेहरे पर एकदम से भाव बदल गए। वह तेज घूंसे का जवाब नहीं दे सका और उसके पेट में चोट लग गई। धमाका। जब मुक्का पड़ा तो उसका शरीर झींगे की तरह सिकुड़ गया। उसकी आंखें बाहर निकल आई और भयानक शक्ति उसके शरीर पर पूरी तरह से फैल गई। स्वूश। वह रॉकेट की तरह पीछे की ओर फेंका गया। वह 10 मीटर से ज्यादा दूर उड़ने के बाद ही रुक पाया। खांसी। हिल्सन जोर जोर से खांस रहा था और उसके होठों के किनारे से खून टपक रहा था। उसने उसे पोंछा और उपहास किया। तुम मेरा बर्फ का कवच नहीं तोड़ सकते। ओह सच में। वांग टेंग धीरे से मुस्कुराया। क्रैक। उसके कानों में एक तीखी और स्पष्ट दरार सुनाई दी, मानो ये पहले से ही योजनाबद्ध था। हिल्सन की पुतलियां सिकुड़ गईं। उसने अपना सिर नीचे किया और देखा, तो पाया कि उसकी छाती के सामने बर्फ के कवच पर एक दरार दिखाई दे रही है। तुम्हारा कछुआ खोल थोड़ा कमजोर है। मेरा मुक्का बहुत हल्का था, वांग टेंग ने कहा। हिल्सन का चेहरा काला पड़ गया। कछुए के खोल से आपका क्या मतलब है? उसका कवच बहुत सुंदर था, लेकिन इस आदमी ने कहा कि यह कछुए का खोल है। कैसी दृष्टि थी उसकी! हालांकि ये सच था कि उसका बर्फ का कवच टूट चुका था। इस आदमी की ताकत डरावनी थी। जहां तक उसके हल्के मुके के दावे की बात है, हिल्सन को उस पर बिल्कुल भी यकीन नहीं हुआ। चूंकि उसने अपना बर्फ का कवच तोड़ दिया था, इसलिए उसने अपनी पूरी ताकत लगा दी होगी। ये व्यक्ति एक अभिनेता था। आओ आओ, मैं तुम्हें कुछ और घूंसे मारूंगा। वांग टेंग को हिल्सन के हाव भाव की परवाह नहीं थी। वह फिर से गायब हो गया और अपने प्रतिद्वंद्वी पर झपट पड़ा। फिर से हिल्सन का चेहरा हरा हो गया। दावे तियानलो, जाओ। हिल्सन का दिल जोरों से धड़क रहा था। उसके हाथ में मौजूद लंबे भाले पर बर्फ की एक परत जम गई, जिससे वह एक विशाल बर्फीले भाले में बदल गया और उसने वांग टेंग के हमले का स्वागत किया। वह दोबारा वांग टेंग की मुक्का अपने शरीर पर पड़ने नहीं देना चाहता था। अभी अभी मुक्का लगने से उसके अंग लगभग फूल गए थे। क्या इस आदमी के शरीर में कोई राक्षस छिपा था? ये शरीर जो मांसल नहीं दिखता, उसमें इतनी ताकत कैसे आ गई? अतीत में उसने जितने भी योद्धाओं से मुलाकात की थी, उनमें से कोई भी ताकत के मामले में वांग टेंग से आगे नहीं निकल सका। धमाका। वांग टेंग ने बर्फ के भाले की ओर देखा तक नहीं। उसने बिना सोचे समझे उस पर मुक्का मार दिया। जो भी मेरे रास्ते में बाधा बनेगा, उसे टुकड़े टुकड़े कर दिया जाएगा। यह मेरा निंजा मार्ग है। रुको, मेरा मतलब है, यह मेरा मार्शल आर्ट मार्ग है। बर्फ का भाला एक बार फिर टूट गया और बर्फ के टुकड़े हर जगह उड़ने लगे। वांग टेंग एक प्रकाश की किरण में बदल गया और हवा में बर्फ के टुकड़ों के बीच से चमकता हुआ सीधे हिल्सन के शरीर की ओर बढ़ा। बूम बूम बूम। उसने अपनी मुट्ठियां तानकर अपने प्रतिद्वंद्वी के शरीर को अपनी लपटों से भर दिया। हिल्सन का शरीर रेत की बोरी की तरह हवा में इधर उधर झूल रहा था। उसके पास जवाबी हमला करने का कोई मौका नहीं था। जिसने भी ये दृश्य देखा, उसे दया आ गई। उसे कितना दुखद! लार्ज ईगल नेशन के गेराल्ड को लगा कि उसकी आंखें फड़क रही हैं। वह वांग टेंग के सीधे और कठोर हमले के तरीकों से हैरान था।
पहले ईंट और अब उसकी मुट्ठी। इस पर विचार करने पर ये वांग टिंग एक हिंसक आदमी था। कंट्री बोअ की वैलेरिया बहुत खुश थी। उसकी आंखें चमक रही थी और उसके शरीर की मांसपेशियां नाच रही थी। उसने अपने बगल में बैठे व्यक्ति से कहा, दरवान, मुझे लगता है कि मुझे मेरा सच्चा प्यार मिल गया है। यह मेरा आकर्षक राजकुमार है। ये राजकुमार है। दरवान नामक देशी सुअ का नेता अवाक रह गया। फिर उसने आश्चर्य से कहा, तुम्हारे मन में उसके लिए भावनाएं हैं। केवल उसके जैसा आदमी ही मेरा साथी बनने का हकदार है ना? किंग कांग बाबी ने अपनी मांसपेशियों को खींचते हुए कहा। एड्स बाय पब फ्यूचर। दरवान ने उदास होकर कहा, हमारे देश के उत्कृष्ट लोग दुखी होंगे। वे मुझसे जीत भी नहीं सकते। उन्हें मेरा आदमी बनने का क्या अधिकार है? उनके सपनों में, वैलेरिया ने तिरस्कार से कहा। फिर उसने प्यार से वांग टिंग को देखा। ये कितना भयावह था, ये क्रूर राष्ट्र। कोलोसियम में वांग टिंग, जो अपने प्रतिद्वंद्वी को हराने पर ध्यान केंद्रित कर रहा था, अचानक कांप उठा। उसे लगा कि कोई बुरी मंशा उसके इर्द गिर्द घूम रही है। क्या हुआ? उसे बुरा लग रहा था। वांग टिंग की आध्यात्मिक शक्ति बहुत शक्तिशाली थी, इसलिए वह खतरे को पहले ही भांप लेता था। उसे लगता था कि खतरा उस पर मंडरा रहा है। यह एक अच्छा मौका है। हिल्सन ने उस समय मौका पकड़ा जब वांग टिंग ने अपना ध्यान खो दिया और जल्दी से पीछे हट गया। उसके बर्फ के कवच का एक बड़ा हिस्सा टूट गया था और उसके शरीर पर कई बर्फ की प्लेटें लटक रही थी। उसका सुंदर और शानदार रूप गायब हो गया था, जबकि उसका चेहरा चोटिल और सूजा हुआ था। वह बुरी हालत में था। नोव एल बी जे एन एन। हाँ, वह भाग गया। वांग टिंग ने उसे घूर कर देखा, उसकी नजर खतरनाक हो गई। शिकार पहले से ही उसके हाथ में था। वह उसे कैसे भागने दे सकता था? हिल्सन ने जोर से सांस ली। उसका चेहरा बदसूरत और गंभीर था। वांग टिंग की क्षमता उसकी उम्मीद से बढ़कर थी, लेकिन उसके लिए हार स्वीकार करना उचित नहीं था। वह अभी अभी पवित्र मंदिर में शामिल हुआ था और अपने जीवन के शिखर पर था। अगर वह इतनी आसानी से हार मान लेता तो महायाजक की नजरों में उसकी छवि गिर जाती। इसलिए उसने अपने दांत पीस लिए। उसकी निगाह दृढ़ निश्चयी हो गई और उसने अपने आइस कोकून फिजिक को पूरी तरह सक्रिय कर दिया। उसने अपने शरीर में मौजूद सारी बर्फीली शक्ति को बाहर निकाल दिया। धमाका। मैदान में हड्डियां चीर देने वाली ठंड फैल गई। हवा जमी हुई लग रही थी, बर्फ की परतें दिखाई दे रही थीं। आसमान से बर्फ की परतें तैरने लगी। ब्रिगेडियर जनरल स्टेज मार्शल योद्धा की बल साधना अत्यंत शक्तिशाली थी। इसके अलावा उसके पास एक विशेष काया थी, इसलिए उसके द्वारा उत्पन्न की गई हलचल स्वाभाविक रूप से बहुत बड़ी थी। वांग टिंग ने आश्चर्य से उसकी ओर देखा। वह हमला करना चाहता था, लेकिन बीच में ही रुक गया। वह इस आदमी से और अधिक विशेषता बुलबुले कैसे प्राप्त कर सकता था? उसके पूरी ताकत से बाहर निकलने का इंतजार करे और उसे तब तक निचोड़े जब तक कि उसके पास और कुछ न बचे। यह सही तरीका था। कोई नहीं जानता था कि वांग टिंग क्या सोच रहा था। वे चमकती आंखों से कोलोसियम के ऊपर आसमान को घूर रहे थे। वांग टिंग आश्वस्त लग रहे हैं, गेराल्ड ने दिलचस्पी से कहा। हिल्सन बहुत ताकतवर है। उसकी खास काया उसे बहुत शक्तिशाली बनाती है। लेकिन वह वांग टिंग के हाथों में कुछ नहीं कर सकता था, अर्नोल्ड ने कहा। वांग टिंग मजबूत है और उसकी गति अविश्वसनीय है। हिल्सन को इन क्षेत्रों में दबाया जा रहा है, गेराल्ड ने कुछ चिंतन के बाद कहा। एड्स बाय पब फ्यूचर। देखते रहो। अब हिल्सन पूरी ताकत से हमला कर सकता है। अब जो कुछ भी होगा, उसका असर इस लड़ाई के नतीजे पर पड़ेगा। अगर वांग टिंग हमले का सामना नहीं कर पाया, तो उसकी सारी कोशिशें बेकार हो जाएंगी। अर्नोल्ड ने सिर हिलाया और आसमान की तरफ देखा। टोंगजी, आपको क्या लगता है कौन जीतेगा? शेनबेन क्वान हमेशा शेननाई टोंगजी से पूछती थी जब वह कोई निर्णय नहीं ले पाता था। यह कोई अपवाद नहीं था। वांग टिंग, शेनाई टोंगजी ने उत्तर दिया। ओह, क्या आप निश्चित हैं? शेनबेन क्वान ने आश्चर्य से पूछा। मैं उसे नहीं समझ सकता, लेकिन मैं हिल्सन को समझ सकता हूं, शेनाई टोंगजी ने उत्तर दिया। वह वांग टिंग वास्तव में रहस्यमय है। शेनबेन क्वान आश्चर्यचकित था। दर्शकों के स्टैंड में झू युशाओ ध्यान से युद्ध देख रही थी। उसने कहा, हिल्सन की बर्फ सेना में एक अजीब शक्ति है। हमें इस बार हमले को कम नहीं आंकना चाहिए। क्या वांग टिंग इसे रोक सकता है? चिंता मत करो, ये सिर्फ एक वार्म अप है। वांग टिंग ने अब तक इसे गंभीरता से नहीं लिया है। डेन ताइक्सुआन ने अपना सिर हिलाया और असहाय स्वर में बोली। बाकी लोग हैरान थे। हिल्सन ने अपनी विशेष शारीरिक शक्ति को सक्रिय कर दिया था, लेकिन डेन ताइक्सुआन उन्हें बता रहा था कि वांग टिंग अभी वार्म अप कर रहा था।
क्या वह गंभीर थी? हर कोई अविश्वास में था। उन्हें लगा कि डैन ताइक्सुआन सिर्फ बड़ा चढ़ाकर बात कर रहा था। वैसे भी हम में से कोई नहीं जानता कि वांग टेंग किस अवस्था में है ना? क्यू फेई ने पूछा। साधना के स्तर के संदर्भ में वह ब्रिगेडियर जनरल स्तर पर है। हालांकि मैं उसकी असली युद्ध शक्ति के बारे में निश्चित नहीं हूं, डैन ताइक्सुआन ने अपना सिर हिलाया और जवाब दिया। ब्रिगेडियर जनरल स्टेज 20 साल की उम्र से पहले ही ब्रिगेडियर जनरल स्टेज, और उसकी युद्ध शक्ति अधिक हो सकती है। उन्होंने एक दूसरे की ओर देखा। कोई भी शब्द उनकी भावनाओं को व्यक्त नहीं कर सकता था। क्या वांग तेंग ने अपनी मां के गर्भ में ही साधना शुरू कर दी थी? आसमान में बर्फ की ताकत बढ़ती जा रही थी। ये हिल्सन के सिर के ऊपर इकट्ठा हो गई, जिससे बर्फ की किरणें चमकने लगी। उन्होंने पूरे आसमान को ढक लिया। ये देखकर सभी के सिर में हलचल मच गई। चारों तरफ से हो रहे इस शक्तिशाली हमले का सामना कौन कर सकता है? एड्स बाय पब फ्यूचर। हिल्सन को ये कौशल इस्तेमाल करते समय थोड़ा मुश्किल लगा। हालांकि उसका चेहरा पीला था, लेकिन उसकी निगाहें ठंडी थीं। वह चिल्लाया, आइस एरो रेन। एक पल में बर्फ की किरणें नीचे गिरी और सभी दिशाओं से वांग टिंग की ओर उड़ चली। स्वूश स्वूश स्वूश। कोलिजियम में लगातार धमाकों की आवाजें गूंज रही थीं। अंदर मौजूद योद्धा गंभीर हो गए। ये गति तीव्र एवं भयावह थी। वांग टिंग ने बर्फ के तीरों को देखा जो एक पल में उसके सामने आ गए थे। उसकी निगाहें दृढ़ हो गईं, और उसके शरीर से एक झुलसाने वाली गर्मी निकल गई। हरे रंग की लपटें निकलती हैं, जिससे आकाश में एक सजीव विशाल हरे ड्रैगन का निर्माण होता है। दावे तियानलोग, जाओ। एक। हालांकि वांग टेंग एक बेवकूफ की तरह चिल्ला रहा था, लेकिन उसकी उपस्थिति प्रभावशाली थी। उसके चारों ओर कमल की तरह हरी लपटें खिल रही थीं, जिससे वह धरती पर उतर रहे एक देवता की तरह लग रहा था, पवित्र और अमर। उसके चिल्लाने के बाद हरा ड्रैगन आकाश की ओर दहाड़ता हुआ चला गया और बर्फ की अंतहीन बारिश की ओर उड़ गया। विशालकाय ड्रैगन के मुंह से आग की लपटें निकली, जिससे सारी बर्फ की चमकें डूब गईं। धमाका। तुरंत ही बर्फ की चमक बिखर गई। इस भयानक हमले को वांग टेंग की लपटों ने नष्ट कर दिया। गर्जन। हरे रंग का विशालकाय ड्रैगन हिल्सन के ऊपर हवा में मंडरा रहा था। शानदार दिख रहा था। उसने अपना सिर नीचे किया और हिल्सन को घूरने लगा। हिल्सन अवाक रह गया। वह अचंभित था। वह अपने ऊपर हरे ड्रैगन को ध्यान से देखता रहा, क्योंकि उसे चिलचिलाती गर्मी महसूस हो रही थी। उसका शरीर पसीने से भीगा हुआ था। अन्य योद्धा भी आश्चर्यचकित थे। ये दृश्य देखकर उनकी आंखें चमक उठी। वांग टेंग बहुत मजबूत था। पहली बार महायाजक गंभीर हो गया। उसने वांग टेंग को अर्थपूर्ण दृष्टि से देखा। देश जिया, महायाजक ने खुद से कहा। कितना अविश्वसनीय प्राचीन देश है। लेकिन दावे तियानलों का क्या मतलब है? क्या ये चाल का नाम है या कोई मंत्र? इस बात पर विचार करते हुए वह थोड़ा उलझन में पड़ गया। दर्शकों के बीच बैठी डैन ताइक्सुआन की बोलती बंद हो गई। उसका सिर सुन्न हो गया और पूरे शरीर में रोंगटे खड़े हो गए। दावे तियानलोग, वांग टेंग, तुम खुद को क्यों नहीं मार देते? डैन ताइक्सुआन को लगा कि वह जल्द ही पागल हो जाएगी। उसे बहुत उत्तेजना मिली थी और वह अब वांग टेंग को सीधे चेहरे पर नहीं देख सकती थी। वह चाहती थी कि वह उसे पकड़ ले और उससे तब तक बुरी तरह पीटती रहे जब तक कि वह फिर से ऐसी बातें कहने की हिम्मत न करे। ये वाक्यांश एक चीनी फिल्म से आया है, जहां पुजारी एक राक्षस को पकड़ते समय इस वाक्यांश का जाप करता है। हम दोनों प्रतिभाशाली हैं, क्या आप मुझे कुछ सम्मान नहीं दिखा सकते? अनुवादक, हेनी ट्रांसलेशन। संपादक, हेनी ट्रांसलेशंस। डैन ताइक्सुआन और अन्य लोग हरे ड्रैगन को देख रहे थे। उन्हें लगा कि यह बहुत ही शानदार है और शो के लिए बहुत बढ़िया है। लेकिन उसे दावे तियानलोग क्यों चिल्लाना पड़ा? कोई भी इस बचकानी हरकत को बर्दाश्त नहीं कर सकता था। इससे सभी को घुटन होती थी। देश जिया में हर कोई वांग टेंग से पूरी तरह से हार गया था। वह हमेशा बेवकूफी करता रहता था और लोगों को सिरदर्द देता रहता था। ये बहुत शर्मनाक है। झाओ युवानबू का मुंह फड़क उठा। मुझे उसके साथ जुड़कर शर्मिंदगी महसूस हो रही है, रेन किंगकॉन्ग ने घृणा भरी नजर से कहा। हालांकि जी जिमिंग और बाकी लोगों को भी लगा कि वांग टेंग ने सभी को शर्मिंदा किया है, लेकिन उन शब्दों को सीधे कहना अच्छा नहीं था। कई लोगों ने झाओ युवानबू और रेन किंगकॉन्ग की तरफ देखा। वे जानते थे कि उन दोनों के मन में वांग टेंग के प्रति कुछ द्वेष है, लेकिन ये बात हद से आगे बढ़ गई थी। क्या तुमने उन विदेशियों के हाव भाव नहीं देखे? झू युशाओ ने वांग टेंग का बचाव किया और उन दोनों को याद दिलाया। क्या मतलब है तुम्हारा? झाओ युवानबू ने पूछा। खुद ही देख लो, झू युशाओ ने झट से जवाब दिया।
सबने इधर उधर देखा। सभी विदेशियों के चेहरे पर हैरानी भरी मुस्कान थी। उन्हें समझ नहीं आया, लेकिन यह प्रभावशाली लग रहा था। हरे ड्रैगन के साथ वांग टेंग का शो सफल हो गया। झाओ युवानवु, रेन किंग कॉन्ग के सिवाय प्रत्येक। ये सही है। एड्स बाय पब फ्यूचर। वांग टेंग शर्मिंदगी का कारण नहीं बन रहा था, वह दिखावा कर रहा था। झाओ युवानवु का मुंह फड़क गया और उसने अपना मुंह पूरी तरह बंद कर लिया। रेन किंग कॉन्ग ने धीरे से नाक सिकुड़ी और बोलना बंद कर दिया। उसके चेहरे पर भाव भी दिलचस्प थे। ये केवल उन लोगों की ही बात नहीं थी, बल्कि म्यू झिगुओ और अन्य लोग भी प्रभावित हुए। ध्यान से सोचने पर पता चला कि ये विदेशी लोग उनकी भाषा को ठीक से नहीं समझते थे, इसलिए वे समझ नहीं पाए कि यह कितना बचकाना था। झू युशाओ ने सबके हाव भाव देखे और शर्मिंदा महसूस किया। हालांकि उसे लगा कि उसने वांग टेंग को निराश नहीं किया है। चूंकि वह उसके पक्ष में खड़ा हुआ था, इसलिए वह उसकी प्रतिष्ठा बचाने की कोशिश कर रही थी। अन्यथा वह अपनी इच्छा के विरुद्ध ऐसे शब्द नहीं कहती। यद्यपि विदेशियों को यह समझ में नहीं आया कि वह क्या कह रहा था, फिर भी यह बचकाना था। उस शर्मनाक दृश्य को फिर से याद करके झू युशाओ का दिल कांप उठा। उसके रोंगटे फिर से खड़े हो गए। हे भगवान, वांग टेंग मानव नहीं है। कोलिजियम में हरे रंग का विशाल ड्रैगन आसमान में मंडरा रहा था और हिल्सन की ओर देख रहा था। वातावरण में तनाव अपनी चरम सीमा पर था। मैच के इस समय तक लगभग कोई सस्पेंस नहीं था। तो फिर हिल्सन क्या चुनेंगे? हार स्वीकार करे या मौत से लड़े? सभी मार्शल योद्धा उसकी स्थिति को अच्छी तरह समझते थे। उसे अभी अभी पवित्र मंदिर द्वारा चुना गया था, और इससे पहले कि वह वसंत की हवा का आनंद ले पाता, वह ऐसी विनाशकारी स्थिति में आ गया। इसे कौन सहन कर सकता है? इस समय कुछ लोगों को उस पर दया आ रही थी, जबकि अन्य लोग प्रसन्न हो रहे थे। हिल्सन का चेहरा पीला पड़ गया था और उसके होंठ कांप रहे थे। वह हार शब्द नहीं बोल पा रहा था। वांग टेंग की आंखें चमक उठी और वह अचानक गायब हो गया। हिल्सन के चेहरे का भाव पूरी तरह बदल गया। अरे, इस नीच कमीने ने उसे सांस लेने का भी समय नहीं दिया। अगले ही पल वांग टेंग हिल्सन के सामने आया और उसे देखकर मुस्कुराया। फिर उसके हाथ में एक सुनहरी रोशनी चमक उठी। एड्स बाय पब फ्यूचर। हिल्सन भयभीत हो गया। उसे आखिरकार कुछ याद आया। जैसे ही वह हार स्वीकार करो शब्द चिल्लाने वाला था और उसने अपना मुंह खोला। टकराना। बहुत देर हो चुकी है। सुनहरी रोशनी ने उसके चेहरे को चूमा ठीक उसके बीचों बीच, और उसका मुंह कसकर बंद कर दिया। हौंफना। सभी ने ये दृश्य देखा और ठंडी हवा की गहरी सांस ली। यह दुखदायक है। लड़ाई में आपको किसी के चेहरे पर वार नहीं करना चाहिए, लेकिन वांग टेंग ऐसा करने में माहिर था। यह थोड़ा गंदा वार था। इसके अलावा हिल्सन हार मानने ही वाला था। भले ही वह अभी भी हिचकिचा रहा था, लेकिन उसे खुद को तैयार करने के लिए उसे पर्याप्त समय देना चाहिए था। उसने अभी ऊपर चढ़ना शुरू ही किया था, फिर भी वांग टेंग ने उस पर पैर रख दिया और उसके ऊपर से चल दिया। उसे उदास होने का भी समय नहीं दिया। वे दोनों प्रतिभाशाली हैं। क्या वह उनका कुछ सम्मान नहीं कर सकता? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि बाकी सभी लोग अपने दिल में क्या सोचते थे। वांग टेंग ने ईंट को नीचे गिराते समय जरा भी पीछे नहीं हटे। हिल्सन पहले से ही हतप्रभ था। वह हार स्वीकार करना चाहता था, लेकिन हर बार उसे रोक दिया जाता था। ऐसी निराशा को कौन समझ सकता है? यदि उसे यह बात पहले पता होती तो वह तुरंत हार मान लेता। अब उसे पछताने में देर क्यों हुई? बैंग बैंग बैंग। ये धीमी ध्वनि पूरे कोलिजियम में गूंज रही थी और हर किसी की आंखें झपक रही थी। महायाजक इसे रोकना चाहता था, लेकिन वह जानता था कि वह ऐसा नहीं कर सकता। अन्यथा यह अनुचित होगा। वह खुद से शिकायत कर रहा था, पूछ रहा था कि हिल्सन को क्यों हिचकिचाना पड़ा और मुसीबत को आमंत्रित करना पड़ा। असहाय होकर उसने अपना सिर हिलाया और आह भरी। वांग टेंग जैसे घृणित व्यक्ति का सामना करते समय हिल्सन को कष्ट सहना ही था। अंत में वांग टेंग में अभी भी दया की भावना बची हुई थी। जब उसे लगा कि अब समय आ गया है, तो उसने अचानक अपनी ताकत बढ़ा दी और मैच खत्म करने के लिए तैयार हो गया। धमाका। एड्स बाय पब फ्यूचर। हिल्सन का शरीर जोर के धमाके के साथ जमीन पर गिरा और एक फटे हुए बोरे की तरह गिर पड़ा, जिससे धूल का एक बादल उठ गया। आखिरकार यह खत्म हो गया। हर कोई हिल्सन के लिए पसीना बहा रहा था। आखिरकार आपदा समाप्त हो गई। थोड़ी देर बाद धुआं छट गया और हिल्सन का क्रूरतापूर्वक प्रताड़ित शरीर सामने आ गया। उसने अपनी कांपती हुई भुजाएं उठाई और कर्कश आवाज में बोला, मैं हार मानता हूं। सब लोग इतना दृढ़ निश्चयी,
अब उन्हें पता चल गया था। जैसे ही अवसर सामने आया, पहली बात जो करनी थी वह थी हार स्वीकार करना। इस समय ऐसा लग रहा था कि सभी लोग हिल्सन की निराशा को सही मायने में समझ पा रहे थे। super_desperate.jpg। देश जिया से वांग टिंग ने लड़ाई जीत ली है। महायाजक ने जल्दी से परिणाम घोषित कर दिए। उसे डर था कि अगर वह एक कदम भी देर से उठा तो वांग टिंग हिल्सन को पीटना जारी रख सकता है। वांग टिंग ऊपर से उतरा और मुंह बनाकर बोला। इन लोगों ने उसे किसी हिंसक पागल की तरह पेश किया। वह लड़ाई जारी रखने के लिए बहुत आलसी था। क्या इतना घबराने की जरूरत थी? इसके अलावा क्या यह उसकी समस्या थी? बिल्कुल नहीं। हर कोई अपने देश के लिए लड़ रहा था और उनकी स्थिति अलग अलग थी। किसी को भी दोष देना मुश्किल था। दुनिया निष्पक्ष थी। अगर आप कुछ पाना चाहते थे तो आपको बदले में कुछ देना पड़ता था। जब हिल्सन ने देश जिया को अपने कदम के रूप में उपयोग करने का निर्णय लिया तो उसे यह सोचना पड़ा कि देश जिया उससे ऋण वसूलने के लिए आएगा। बात बस इतनी सी थी कि उसे वांग टेंग जैसे दो चेहरे वाले आदमी का सामना करना पड़ा। अगर वह म्यू झिगुओ से मिला होता तो वह इतनी दयनीय स्थिति में नहीं होता। हिल्सन ने उच्च पुजारी द्वारा दिया गया परिणाम सुना और अंततः राहत की सांस ली। तभी वांग टेंग उसके सामने आया और नीचे बैठकर उसे सीधे देखने लगा। तुम क्या कर रहे हो? मैं पहले ही हार मान चुका हूं। हिल्सन का चेहरा चोटिल हो गया था। जब उसने वांग टेंग का चेहरा देखा तो वह चौंक गया। अपने शरीर में सभी दर्द को सहते हुए वह उससे दूर रहने के लिए संघर्ष कर रहा था। वांग टेंग ने अपने कार्यों पर विचार किया। क्या वह हद पार कर गया? इस आदमी को इस तरह डराकर क्या वह उस पर कोई मनोवैज्ञानिक दाग छोड़ जाएगा? वांग टेंग ने अपना सिर हिलाया। अगली बार वह थोड़ा नरमी से पेश आएगा ताकि लोगों को इतनी तकलीफ न हो। याद रखो, मैं एक कंट्री जिया मार्शल योद्धा हूं। वांग टेंग ने उसकी आंखों में गहराई से देखा। जब उसने बोलना समाप्त किया तो वह मुड़ा और कोलिजियम से बाहर चला गया। देश जिया मार्शल योद्धा। हिल्सन ने अपनी पीठ की ओर देखा और उसकी आंखों में पछतावे के आंसू भर आए। माँ, मैं फिर कभी देश जिया से किसी को नहीं उकसाऊंगा। आप मेरे बॉयफ्रेंड बनने में रुचि रखते हैं। अनुवादक हेनी ट्रांसलेशन, संपादक हेनी ट्रांसलेशंस। चौंकाने वाली खबर। स्नो कंट्री का एक मार्शल योद्धा प्रतियोगिता के दौरान क्यों रो रहा है और रो रहा है? क्या ये मानव स्वभाव की विकृति है या नैतिकता का पतन है? क्या हुआ जानने के लिए कृपया अगला मैच देखें। जब हिल्सन को नीचे ले जाया गया तो वह दो बातों पर आत्मचिंतन कर रहे थे। सबसे पहले, उसे देश जिया को चुनौती नहीं देनी चाहिए थी। जब उसने देश जिया के एक मार्शल योद्धा को चुनौती देने का फैसला किया तो वह क्या सोच रहा था? उसे इसका उत्तर नहीं मिल सका। अगला सवाल यह है कि जब उन्हें पता था कि वे हार जाएंगे तो उन्होंने पहले हार क्यों नहीं स्वीकार की? उसके पास हार स्वीकार करने का मौका था, लेकिन उसने इसे संजोकर नहीं रखा। उसे इसका पछतावा तभी हुआ जब उसे बुरी तरह पीटा गया। अगर स्वर्ग ने उसे एक और मौका दिया तो वह तुरंत 3 शब्द चिल्लाएगा, मैं हार स्वीकार करता हूं। वांग टेंग दर्शकों के स्टैंड पर वापस गया, लेकिन उसे एहसास हुआ कि हर कोई उससे दूरी बनाए हुए था और उसे घृणा से देख रहा था। उसका चेहरा काला पड़ गया। क्या विजयी नायक का स्वागत इस तरह किया जाता है? सच में। डैन ताइक्सुआन गुस्से में था। जब तुमने वह बेवकूफाना मंत्र बोला तो हमारा रिश्ता खत्म हो गया। फाफट। वांग टेंग को लगभग खून की उल्टी आ गई। तुम बहुत बेरहम हो। क्या यह इतनी बेवकूफी है? मैं तो बस अपने लिए खुशी मना रहा था। क्या तुमने नहीं देखा कि विदेशी लोग कितने हैरान थे? अगर आप इस छोटी सी गलती को स्वीकार नहीं कर सकते तो आप कोई बड़ा काम कैसे कर सकते हैं? वांग टेंग ने सभी को धार्मिक लहजे में फटकार लगाई, जैसे कि वे ही गलत थे और वह सिर्फ गलत समझा गया नायक था। देखिए, उन्होंने इन विदेशियों के सामने अपने देश की प्रतिष्ठा को बढ़ाया था। उन्होंने उन्हें अपनी संस्कृति और शक्ति का अनुभव करने दिया था। इसमें कुछ भी गलत नहीं था। चाहे आप कुछ भी कहें, आप अपना बचकाना दिल नहीं छिपा सकते, डैन ताइक्सुआन ने ठंडे स्वर में उत्तर दिया। वांग टेंग, वह इस अन्याय को स्वीकार नहीं करेगा। वह नाक भान सिकोड़कर बोला, मेरे जैसे उत्कृष्ट व्यक्ति को कभी नहीं समझा जाएगा। सब लोग उसके आत्मविश्वास भरे चेहरे को देखकर एक बार फिर उसकी बेशर्मी पर हैरान हो गए। वे इतने हैरान थे कि किसी ने भी खंडन नहीं किया। प्रतियोगिता जारी रही। दूसरे देशों के योद्धा बाहर आए और दूसरे देशों को चुनौती दी। हालांकि वे एक बार फिर देश जिया से बच गए। वे उन्हें अपमानित करने का जोखिम नहीं उठा सकते थे। क्वोफी, यानबो और अन्य लोग असहाय महसूस कर रहे थे। उन्होंने गुस्से से वांग टेंग को देखा।
यह इस आदमी की गलती थी। उन्हें मैदान में कदम रखने का मौका नहीं मिला। वांग टेंग, उसकी गलती। वह इतना क्रोधित था कि उसने उन्हें नजरअंदाज कर दिया। अगर तुम लड़ना चाहते हो तो नीचे जाओ और किसी को चुनौती दो। तुम मेरी तरफ क्यों देख रहे हो? वांग टेंग ने अपनी आंखें घुमाई। वह उनकी परवाह करने के लिए बहुत आलसी था। उसने मैच पर ध्यान केंद्रित करने का फैसला किया और अपने पिछले द्वंद्व से प्राप्त लाभों को गिना। आध्यात्मिक क्षेत्र आत्मा 205। आध्यात्मिक क्षेत्र ज्ञानोदय 180। आइस कोकून फिजिक तारांकन 120। बर्फ बल तारांकन 600। आइस स्पीयर कॉन्शियस 135। बर्फ तीर वर्षा 30। वांग तेंग इस शानदार फसल से बहुत खुश थे। इस बर्फ तत्व भेड़ ने उसे उनके बंडल दिए थे। आध्यात्मिक क्षेत्र आत्मा और ज्ञानोदय के 100 से ज्यादा अंक देखकर वांग टेंग को अचानक उपलब्धि का एहसास हुआ। उसने कड़ी मेहनत की थी और अपनी ईंट से इन सभी लाभों को हासिल किया था। वह स्वयं से अभिभूत था। ये सभी विशेषताएं पाना आसान नहीं था। अगर हिल्सन को पता होता कि वांग टेंग क्या सोच रहा है, तो वह रोते रोते बेहोश हो जाता। यह अमानवीय था। आइस कोकून फिजिक के 120 अंकों ने वांग टेंग की बर्फ तत्व काया को एक निश्चित डिग्री तक बढ़ाने की अनुमति दी। आइस कोकून फिजिक 14850001012b in.com। वह अभी भी सिद्ध अवस्था से कुछ दूर था, लेकिन इस बर्फ तत्व शरीर के साथ वांग टेंग बर्फ बल के प्रति अधिक संवेदनशील हो गया। यह उसकी साधना के लिए अच्छा था। अब उसे इस बात का डर नहीं था कि उसकी बर्फ सेना दूसरों से पीछे रह जाएगी। वांग टेंग को बहुत खुशी महसूस हुई। बर्फ बल के 600 अंक भी महत्वपूर्ण थे। आभासी वास्तविकता की दुनिया में अनुभव के बाद उसका बर्फ बल 9 सितारा सैनिक स्तर तक पहुंच गया था। वैश्विक आदान प्रदान के दौरान उन्होंने अधिक बर्फ बल विशेषताएं प्राप्त की, इसलिए उनकी बर्फ बल फिर से बढ़ गई। बर्फ बल 5320 बटा 9009 सितारा। खेती में वृद्धि सबसे स्पष्ट परिवर्तन था। इसके अलावा उन्होंने नई युद्ध तकनीकें भी सीखी। बर्फ भाला चेतना 180 बटा 1000 प्रथम स्तर। आइस एरो रेन आकाश रैंक 20 बटा 100 अच्छी तरह से वाकिफ। उन्होंने न केवल बर्फ भाला चेतना प्राप्त की, बल्कि वे पहले स्तर पर भी पहुंच गए। यह उनके संग्रह में जोड़ा गया एक और युद्ध चेतना था। आकाश श्रेणी के आइस एरो रेन के साथ वांग टेंग का लाभ बहुत बड़ा था। वांग टेंग के पास बर्फ तत्व पर हमला करने का कोई कौशल नहीं था, लेकिन अब उसने सभी कमियों को पूरा कर लिया था। उसके पास बर्फ तत्व के प्रति जागरूकता और युद्ध तकनीक थी। बर्फ बल के मामले में वह एक साधारण ब्रिगेडियर जनरल स्टेज मार्शल योद्धा से कमजोर नहीं था। वांग टेंग भावुक हो गया। हिल्सन सचमुच एक अच्छे आदमी थे। उसने बहुत संघर्ष किया, लेकिन ये सब उसके फायदे के लिए था। वह कितना अच्छा आदमी था। अगले कुछ मैच उतने रोचक नहीं थे। अलग अलग देशों के मार्शल योद्धाओं ने एक दूसरे को चुनौती दी। कुछ ब्रिगेडियर जनरल स्टेज मार्शल योद्धाओं ने अभिनय किया और विजेता बनाए गए। वांग टेंग को इस बात की परवाह नहीं थी कि मैच दिलचस्प थे या नहीं। किसी भी तरह से वह कई विशेषताएं एकत्र कर सकता था। यह उसके लिए एक लाभ था। अग्नि बल तारांकन 80। पृथ्वी बल तारांकन 130। पृथ्वी मुट्ठी सचेत 60। जीवन की उत्पत्ति 2। लकड़ी बल तारांकन 90। धातु बल तारांकन 205। समय बीतता गया। बहुत जल्द एक पूरा दिन बीत गया। महायाजक ने आज मुकाबलों के समाप्त होने की घोषणा की। ये कार्यक्रम कल भी जारी रहेगा। वांग टेंग और डैन ताइक्सुआन पहाड़ से नीचे उतरे। वे आराम करने के लिए अपने होटल में वापस जाने की तैयारी करने लगे। रुको! अचानक उनके पीछे से एक आवाज सुनाई दी। सभी ने पीछे मुड़कर देखा तो लोगों का एक समूह उनका पीछा कर रहा था। ये कंट्री बोआ था। क्या बात है? डैन ताइक्सुआन ने उत्सुकता से पूछा। कंट्री बोआ के नेता दरवान ने मुस्कुराते हुए कहा, आज के मैचों में कंट्री जिया की प्रतिभाओं ने शानदार परिणाम दिए हैं। मेरे देश के युवा पुरुष और महिलाएं मुझे आप सभी से मिलवाने के लिए लगातार परेशान कर रहे थे। शानदार परिणाम। डैन ताइक्सुआन की अभिव्यक्ति अजीब हो गई। क्या वह ईमानदारी से उनका उल्लेख कर रहा था? इसके अलावा ब्रिगेडियर जनरल स्टेज द्वंद्व युद्ध के दौरान केवल झू युशाओ और वांग टेंग ही बाहर हुए। झू युशाओ हार गए जबकि वांग टेंग, उनका उल्लेख करने का कोई मतलब नहीं था। कंट्री बॉय ये कैसे कह सकता था कि उन्होंने शानदार परिणाम हासिल किए हैं? क्या वे व्यंग्य कर रहे थे? दरवान और बाकी लोगों को नहीं पता था कि डैन ताइक्सुआन क्या सोच रहा था। वे मुस्कुराए और उनसे बातें करने लगे जैसे कि वे दोस्त बनाने आए हों।
जब नेतागण बातचीत कर रहे थे, तभी एक लंबी और मांसल युवती, जिसके चेहरे पर एक सुंदर आकृति थी, दरवान के पीछे से आए और उसने अपना हाथ सीधे वांग टेंग के सामने उठाया। नमस्ते, आपसे मिलकर खुशी हुई। मैं वेलेरिया माटुसोविच हूँ। वांग टेंग ने अपने सामने खड़ी महिला की ओर देखा और अचानक दबाव का एहसास हुआ। किंग कांग बाबी, न जाने क्यों, जब उसने उसकी निगाहें देखी, तो उसके दिल में एक बुरी भावना उमड़ पड़ी। नमस्ते, मैं वांग टेंग हूँ। वांग टेंग ने अपनी उदासीनता बनाए रखने की पूरी कोशिश की। उसने सिर हिलाया और उसका अभिवादन स्वीकार किया। मुझे लगता है कि तुम बहुत शक्तिशाली हो। क्या तुम मेरे बॉयफ्रेंड बनने में रुचि रखते हो? वेलेरिया बहुत स्पष्ट थी। पफ, वांग टेंग लगभग बेहोश हो गए। बॉस, कृपया मुझे जाने दीजिए। चूसो, वांग टेंग ने बड़ी मुश्किल से अपनी लार ली। उसने अपना सिर उठाया और देशी सुअ की इस सुंदरता को देखा। हालांकि वह 1.8 मीटर से ज्यादा लंबा था, लेकिन उसे महिला का चेहरा देखने के लिए अपना सिर ऊपर उठाना पड़ता था। अगर वह ऐसा नहीं करता, तो उसे सिर्फ उसकी बड़ी छाती ही दिखाई देती। पहली नजर में यह महिला आश्चर्यजनक लग रही थी। जब उसने दूसरी बार देखा तो उसे लगा कि वह कोई भूत है। वह सुंदर तो थी, लेकिन अविश्वसनीय रूप से मांसल थी। जब उसने उसकी बातें सुनी, तो वांग टेंग को आखिरकार पता चल गया कि उसके मन में पहले से ही यह बुरी भावना कहां से आई थी। उसके सामने ये किंग कांग बाबी उसका सबसे बड़ा दुर्भाग्य था। वांग टेंग न केवल हैरान था, बल्कि उसके साथियों के भी मुंह खुले रह गए। कुछ क्षण बाद, वे अपनी हंसी को दबाने की पूरी कोशिश करने लगे। झू युशाओ, क्यू फेई और अन्य लोगों के चेहरे लाल हो गए। वे खुद को नियंत्रित नहीं कर सके। एट और तारांकन वांग टेंग ने जब उनके हाव भाव देखे तो उसे कोसने का मन हुआ। उसके हाव भाव बदलते रहे। क्या इस सवाल का जवाब देना मुश्किल है? वेलेरिया ने वांग टेंग को घूरते हुए गंभीरता से पूछा। वांग टेंग अजीब तरह से खांसने लगा। कठिन, ये सिर्फ कठिन ही नहीं था। ये सदी का सबसे कठिन प्रश्न था। इसका उत्तर देना कठिन नहीं है। वांग टेंग ने कमजोरी का कोई संकेत दिखाने से इनकार कर दिया। लेकिन जब उसने युवती की शुद्ध निगाहें देखीं, तो उसे समझ में नहीं आया कि क्या करे। ये किंग कांग बाबी एक भोली भाली लड़की लग रही थी। उसने अपनी जीभ की नोक पर शब्दों को निगल लिया और अपने दिल में आहें भरी। अंत में, उसने अपना भाषण बदल दिया और पूछा, क्या आपके देश के लोग इतने सीधे साधे हैं? मुझे सीधा होना पसंद है, वेलेरिया ने जवाब दिया। इसके बारे में क्या ख्याल है? आपके सवाल का जवाब देने से पहले, मुझे आपसे एक सवाल पूछना है। वांग टेंग ने बोलने से पहले सोचने का नाटक किया। एड्स बाय पब फ्यूचर। ठीक है, आगे बढ़ो। वेलेरिया ने सिर हिलाया। जब अन्य लोगों ने उनकी बातचीत सुनी तो वे दिलचस्पी से देखने लगे। डेन ताइक्सुआन ने स्पष्टता से वांग टेंग की ओर देखा। वह उसकी दुर्दशा से खुश लग रही थी। अच्छा, तुम दिखावा करना चाहती थी। तुम इसी के लायक हो। क्या आपको मीठा बीनिकुट पसंद है या नमकीन बीनिकुट? वांग टेंग की आंखों में चमक दिखाई दी। सभी लोग सदमे में डूब गए। आखिरकार उन्हें समझ में आया कि वह क्या करना चाहता था। यह आदमी बहुत ही घिनौना है। वह उससे बचने के लिए ये तरीका अपना रहा था। क्या? वेलेरिया दंग रह गई। उसे नहीं पता था कि बीनकुट क्या होता है। उसने इसके बारे में कभी नहीं सुना था। वांग टेंग को आखिरकार एहसास हुआ कि वह कितना मूर्ख था। हालांकि वह देहाती सुअर के खाने के बारे में नहीं जानता था, इसलिए उसने फिर से पूछा, तुम अपने देश में क्या खाना पसंद करते हो? पतले पैनकेक्स, वेलेरिया ने बिना किसी हिचकिचाहट के जवाब दिया। भोजन का स्वादिष्ट स्वाद याद आते ही उसने अपनी लार निगल ली। वांग टेंग, यह महिला खाने की शौकीन थी। अचानक, वांग टेंग को एक और बुरा पूर्वाभास हुआ। हालांकि, उसने पहले ही अपना सवाल पूछ लिया था, इसलिए उसे आगे भी पूछना था। उसने आगे कहा, क्या आपको मीठे पैनकेक पसंद हैं या नमकीन? सबने उसे घृणा से देखा। वह ये बेशर्म सवाल कैसे पूछ सकता है? वह तो बस उसकी नादानी का फायदा उठा रहा था। वांग टेंग ने उनकी बात अनसुनी कर दी और वेलेरिया को गौर से देखने लगा। ये तो केक का टुकड़ा है। एक बार तुम अपना फैसला कर लो तो हमारी किस्मत ही खत्म हो जाएगी। वेलेरिया ने उत्सुकता से उसकी ओर देखा। उसे नहीं पता था कि उसने ये सवाल क्यों पूछा, लेकिन फिर भी उसने उसे जवाब दिया, दोनों। तुम्हें दोनों पसंद है? वांग टेंग दंग रह गया। एड्स बाय पब फ्यूचर। हाँ, मुझे दोनों पसंद हैं, वेलेरिया ने सिर हिलाकर कहा। आप दोनों को कैसे पसंद कर सकते हैं? वांग टेंग का दिमाग खराब हो गया। स्क्रिप्ट सही नहीं थी। यह एक विकल्प का प्रश्न था। वह दोनों को क्यों चुन रही थी? क्या वह नहीं जानती थी कि यह हास्यास्पद था?
हा हा हा, वांग टेन के निराश भाव को देखकर सभी लोग हंस पड़े। NO12BIN.CO। मिस वेलेरिया से अच्छी बातचीत करें। हम अपने देशों के बीच संबंधों को बेहतर बना सकते हैं। क्या आपको यही करना पसंद नहीं है? डैन ताइक्सुआन ने वांग टेन के कंधे को थपथपाया और हंसा। वांग टेन उदास हो गया। इन लोगों को क्या हो गया है? क्या हम अब भी दोस्त रह सकते हैं? तुम सब मुझे आग में धकेल रहे हो। क्या हम इसी तरह अपने देशों के बीच संबंधों को सुधार सकते हैं? कुछ मत बोलो, हमारी दोस्ती यहीं खत्म होती है। वांग टेंग ने डैन ताइक्सुआन को घूर कर देखा और फिर मुड़कर वेलेरिया से गंभीरता से कहा, अगर आपको पतले पैनकेक खाने पसंद हैं तो हमारा कोई भाग्य नहीं है। क्यों? वेलेरिया ने पूछा। वांग टेंग ने जवाब दिया, मुझे पैनकेक पसंद नहीं है। अलग अलग स्वाद वाले दो लोगों का कोई भविष्य नहीं है। तुमने मुझे गलत समझा। वेलेरिया बेकाबू होकर हंस पड़ी। मुझे सब कुछ खाना पसंद है, इसलिए हमें खाने के लिए अलग अलग स्वाद की समस्या नहीं होगी। वांग टेंग ने आंखें सिकोड़ ली। अरे, वह अपने प्रतिद्वंद्वी से मिल गया था। इस भोली भाली सी दिखने वाली किंग कांग बाबी को संभालना बहुत मुश्किल था। यह उसकी उम्मीदों से परे था। एड्स बाय पब फ्यूचर। चलो खाने के बारे में बात नहीं करते। चलो अलग अलग चीजों के बारे में बात करते हैं। अगर दो लोग एक साथ रहना चाहते हैं तो उन्हें एक दूसरे को समझना चाहिए। वांग टेंग ने पहाड़ से नीचे उतरते समय डैन ताइक्सुआन को गुस्से से आंख मारी। चलो चलते हैं और बात करते हैं। डैन ताइक्सुआन ने दिखावा किया कि उसने कुछ नहीं देखा। हालांकि वह फिर भी पहाड़ से नीचे चली गई। पहाड़ के रास्ते के बीच में इस बारे में बात करना वाकई शर्मनाक था। तुम मेरे बारे में क्या समझना चाहते हो? वेलेरिया ने वांग टेंग को पकड़ लिया और पूछा। वांग टेंग ने कहा, उदाहरण के लिए आपकी रुचियां और शौक। वेलेरिया ने जवाब दिया, मुझे लोगों को मारना पसंद है। वांग टेंग अवाक रह गया। क्या ये शौक है? इस किंग कांग बाबी का शौक काफी खास था, लेकिन किसी कारण से उसे ऐसा लगा जैसे उसे अपना हमसफर मिल गया हो। उफ, हमसफर की तो बात ही छोड़ो। ये वह नतीजा नहीं था जो वह चाहता था। खांसी, लोगों को मारना अच्छा नहीं है। मुझे उन्हें मारना पसंद नहीं है। देखो, हमारी रुचियां अलग हैं। हमारा कोई भविष्य नहीं है, वांग टेंग ने बेईमानी से कहा। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, सभी लोग अजीब भाव से उसकी ओर देखने लगे। क्या आप खुद पर विश्वास करते हैं जब आप कहते हैं कि आपको लोगों को मारना पसंद नहीं है? डैन ताइक्सुआन एक दृश्य बनाने से डरता नहीं था, जिससे वांग टेंग तुरंत उजागर हो गया। मैच के दौरान आपका प्रदर्शन देखने के बाद हमारी वेलेरिया ने आपको ढूंढने का फैसला किया। दरवान, जो चुप था, ने आखिरकार अपना मुंह खोला। वांग टेंग को अंततः पता चल गया कि समस्या कहां थी। बकवास, ये किंग कांग बाबी उस पर तब फिदा हो गई जब वह किसी को मार रहा था। वह कैसे बदल सकता है? क्या ये घातक आकर्षण था? नहीं, नहीं, नहीं। उसके दिमाग में भयावह तस्वीरें उभरने लगी। वह कांप उठा, उसका सिर सुन्न हो गया। उसने बेतहाशा अपना सिर हिलाया। मुझे लगता है कि आपने मुझे गलत समझा है। ईमानदारी से कहूं तो मुझे लोगों को मारना पसंद नहीं है। मैं अंदर से एक दयालु व्यक्ति हूं। मैच के दौरान मुझे उसे मारने के लिए मजबूर होना पड़ा। आमतौर पर, अगर मुझे ऐसा करने की जरूरत नहीं होती तो मैं किसी को नहीं मारता, वांग टेंग ने गंभीरता से कहा। क्या संयोग है? मैं भी एक दयालु व्यक्ति हूं, वेलेरिया ने शर्मीले स्वर में उत्तर दिया। ये सही है, हमारी वेलेरिया को तो एक चींटी को भी मारने पर अपराधबोध होगा। वह एक दयालु और अच्छी महिला है। दरवान ने सिर हिलाया और वेलेरिया की ओर से बोला। वांग टेंग को सीने में घुटन महसूस हुई, उसकी आंखें अविश्वास से भर गईं। ये लोग इतने बेशर्म कैसे हो सकते हैं? वांग टेंग को अब समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। निराशा। बॉस, कृपया मुझे जाने दो। तारामंडल बल का आश्चर्यजनक आगमन। कंट्री बोआ के लोग वहां से नहीं गए, खासकर डैन ताइक्सुआन के उत्साह के बाद। उसने उनसे रुकने और उनके साथ खाना खाने का आग्रह किया। उनके बीच एक और मैत्रीपूर्ण बातचीत हुई। दोनों देशों के बीच अच्छे संबंध थे, कम से कम सतही तौर पर, इसलिए रात्रिभोज सौहार्दपूर्ण रहा। कोई अप्रिय घटना नहीं हुई। खाने की मेज पर दरवान ने पूछा, आप व्हाइट ईगल नेशन के जीन मार्शल योद्धाओं के बारे में क्या सोचते हैं? जिया देश के सभी लोग रुक गए। आप क्या सोचते हैं? डैन ताइक्सुआन ने उससे सवाल वापस पूछा। हालांकि दरवान को इससे कोई आपत्ति नहीं थी। अगर वह देश जिया की राय जानना चाहता था तो उसे थोड़ी ईमानदारी दिखाने की जरूरत थी। उसने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हालांकि कुछ लाभ हैं, लेकिन खामियां भी स्पष्ट हैं। उत्परिवर्तित होने के बाद वे जानवर की चेतना से प्रभावित होंगे।
इससे उन्हें और उनके विरोधियों को नुकसान होगा। डैन ताइक्सुआन ने कहा, जब वे जानवर की चेतना से प्रभावित होंगे तो वे अधिक शक्तिशाली हो जाएंगे। लेकिन अगर उनकी चेतना उत्परिवर्तन का मार्गदर्शन नहीं करती तो उनके हमले लक्ष्यहीन हो जाते हैं और वे जंगली जानवरों से अलग नहीं होते। उनसे निपटना मुश्किल नहीं है, वांग टेंग ने बीच में ही टोकते हुए कहा। मैं भूल गया था कि तुमने उनसे लड़ाई की थी। दरवान ने वांग टेंग को गौर से देखा। अगर यह ईमानदारी से उतना ही सरल होता जितना उसने कहा, तो उन्हें व्हाइट ईगल नेशन के जीन मार्शल योद्धाओं से डरने की जरूरत नहीं होती। हालांकि वांग टेंग उन्हें आसानी से हरा सकता था, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि दूसरे मार्शल योद्धा ऐसा कर सकते थे। आपका देश भी जीन उत्परिवर्तन का अध्ययन कर रहा है ना? डैन ताइक्सुआन ने अचानक अर्थपूर्ण लहजे में पूछा। दरवान की निगाहें जम गईं। फिर वह मुस्कुराया और बोला, तुम हमारे बारे में क्यों बात कर रहे हो? क्या तुम भी ऐसा नहीं कर रहे हो? खाने की मेज पर माहौल तनावपूर्ण हो गया। उसके लगभग तुरंत बाद दरवान और डैन ताइक्सुआन जोर से हंस पड़े। उन्होंने इस विषय को ऐसे छोड़ दिया जैसे कि यह कभी उठाया ही न गया हो। माहौल फिर से सौहार्दपूर्ण हो गया। मैं हार नहीं मानूंगी, वेलेरिया ने जाने से पहले वांग टेंग से गंभीरता से कहा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। वांग टेंग को सिरदर्द था। ये जिद्दी व्यक्ति उसे पाने पर आमादा था। डैन ताइक्सुआन ने उसका कंधा पकड़ा और हंसते हुए कहा, बुरा नहीं है छोटे भाई, तुम बहुत भाग्यशाली हो। हम अभी कार्यक्रम के आधे पड़ाव पर हैं, लेकिन तुम्हें पहले ही एक सुंदरी मिल गई है। तुमने हमारे देश को कितना सम्मान दिलाया है। चले जाओ, तुम इसे सौभाग्य कहते हो? देश को सम्मान दिलाना। वांग टेंग ने गुस्से से उसका हाथ दूर धकेल दिया। वह सीढ़ियों से ऊपर चला गया और उसे अनदेखा कर दिया। उसके पीछे सभी लोग हंसने लगे। झू युशाओ ने मजाक में कहा, बेशक तुम भाग्यशाली हो। मिस वेलेरिया का चेहरा एक देवदूत जैसा है। मैंने अपने जीवन में ऐसा सुंदर चेहरा कभी नहीं देखा। एक देवदूत जैसा चेहरा लेकिन शैतानी शरीर। मुझे डर है कि मेरा छोटा शरीर उसे संभाल नहीं पाएगा। वांग टेंग ने निराशा में कहा। इसलिए आपको पहले निवेश करने की जरूरत है। फिगर बदल सकते हैं। जब तक वह भविष्य में अपनी मांसपेशियों का व्यायाम नहीं करती, तब तक उसका फिगर सामान्य हो जाएगा। उस समय यह आपके लिए एक बढ़िया निवेश होगा। आपके पास खोने के लिए कुछ नहीं है और पाने के लिए सब कुछ है, झू युशाओ ने विश्लेषण किया। हाँ, मेरे पास इस खेती के खेल को खेलने का समय नहीं है। वांग टेंग ने उपहास किया। तुम नहीं समझते कि तुम कितने भाग्यशाली हो। भविष्य में तुम्हें इसका पछतावा होगा। डैन ताइक्सुआन ने उसे धक्का दिया। NOWELLBEIN.com। चले जाओ। वांग टेंग हताश और क्रोधित था। अगले दिन सभी लोग पुनः कोलिजियम में एकत्र हुए। जैसे ही कंट्री बॉय ने कंट्री जिया के लोगों को देखा, वेलेरिया ने चिल्लाकर उनकी ओर हाथ हिलाया, जैसे कि उनका कोई करीबी रिश्ता हो। वांग टेंग ने जवाब में अपना सिर हिलाकर खुद को मजबूर किया। जब अन्य देशों के मार्शल योद्धाओं ने ये देखा, तो उन्हें आश्चर्य हुआ कि क्या देश सुआ और देश जिया ने हाथ मिला लिया है। महायाजक चोटी से नीचे आया और ये दृश्य देखा। उसकी आंखें चमक उठी। इस महाद्वीप में सबसे बड़े मार्शल योद्धा संगठन के रूप में पवित्र मंदिर ने दुनिया के सभी बड़े देशों पर कड़ी नजर रखी। क्या देश सुआ और देश जिया कुछ संकेत भेज रहे थे? कंट्री बॉय और कंट्री जिया दोनों ही कभी उम्मीद नहीं करेंगे कि पूरी दुनिया दो युवाओं के कामों के बारे में बहुत ज्यादा सोचेगी। आखिर उनके दिमाग में क्या चल रहा था? द्वंद्व युद्ध जारी है। कौन पहले बनना चाहता है? महायाजक ने पूछा। कोलिजियम में शांति छा गई। अचानक कंट्री इनका की दिशा में एक युवा भिक्षु बाहर आया और अखाड़े में प्रवेश किया। उसने लाल गाउन पहना हुआ था, उसके शरीर का ऊपरी आधा हिस्सा नंगा था। वह गंजा नहीं था। उसके सिर पर बालों की एक छोटी परत उगी हुई थी। उसका चेहरा गंभीर और शांत था। वह देश जिया की ओर मुड़ा और अपनी हथेलियां आपस में जोड़ ली। मैं देश जिया को चुनौती देना चाहूंगा। कृपया। कोलिजियम में फिर से शांति छा गई। क्यू फेई और बाकी लोग गंभीर हो गए। उन्होंने एक दूसरे की तरफ देखा। कौन जाना चाहता है? डैन ताइक्सुआन ने पूछा। वांग टेंग ने आश्चर्य से कहा, यह शायद इनका देश का सबसे शक्तिशाली मार्शल योद्धा है। उसने मार्शल योद्धा की ओर देखा। सबसे शक्तिशाली मार्शल योद्धा। हर कोई अचंभित था। ये सही है। वह निम्न स्तरीय जनरल स्तर पर पहुंच गया है और उसके चारों ओर एक अजीब सा माहौल है। वांग टेंग ने भौहें सिकोड़ी। निम्न स्तरीय सामान्य मंच। क्यू फेई और यानबो ने तुरंत बाहर जाने का विचार छोड़ दिया। वे अभी ब्रिगेडियर जनरल स्टेज पर ही थे। एग्लिरो इनका देश का सबसे मजबूत ट्रम्प कार्ड था।
अगर वे उसकी चुनौती स्वीकार करते तो उनके जीतने की कोई संभावना नहीं थी। कुल मिलाकर किसी भी असाधारण प्रतिभाशाली मार्शल योद्धा को कम नहीं आंका जाना चाहिए। ऐसी स्थिति में मुझे ये करने दो, म्यू झिगुओ ने खड़े होकर कहा। वांग टेंग और डैन ताइक्सुआन ने एक दूसरे को देखा और सिर हिलाया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। ध्यान से। म्यू झिगुओ ने उनकी ओर सिर हिलाया और मैदान में प्रवेश किया। देश दिया, मू झिगुओ। मू झिगुओ ने एग्लेरो को प्रणाम किया। कृपया। एग्लेरो ने शांतिपूर्वक धनुष लौटाया। जैसे ही उन्होंने बोलना समाप्त किया, अखाड़े में अचानक दो शक्तिशाली आभाएं उभर आईं। दोनों पक्षों में युद्ध शुरू हो गया था। ये निम्न स्तरीय सामान्य स्तर के मार्शल योद्धाओं के बीच की लड़ाई थी, इसलिए सभी राष्ट्रों ने इस मैच पर बहुत ध्यान दिया। उन्होंने सख्ती से नीचे देखा। वांग टेंग भी गंभीर हो गया। बारबेक्यू ऑक्टोपस की टांग चबाने के बावजूद उसकी नजर मैदान पर ही थी। धमाका। अगले ही क्षण दो सेनाएं फट गईं। म्यू झिगुओ सुनहरे बल में नहाया हुआ था। अपने हाथ में एक युद्ध ब्लेड के साथ, उसने ब्लेड की चमक की एक किरण को काट दिया, जिसका लक्ष्य उसके सामने देशिन का मार्शल योद्धा था। एग्लिरो का हथियार एक अजीब धातु की छड़ थी। उसके चेहरे पर शांति थी क्योंकि उसके शरीर के चारों ओर गहरे लाल रंग की फोर्स चमक दिखाई दे रही थी। चिलचिलाती गर्मी ने उसके आसपास के वातावरण को जला दिया। यह क्या है? वांग टेंग की निगाहें जम गईं। आश्चर्य की लहरें उसके दिल में टूट पड़ीं। नक्षत्र बल। कोई गलती नहीं थी। यह भिक्षु जिस बल का प्रयोग कर रहा था वह नक्षत्र बल था। यद्यपि यह नक्षत्र बल एक मिश्रण जैसा महसूस होता था और वास्तविक नक्षत्र बल जितना शुद्ध नहीं था, फिर भी यह वही बल था। उनके देश में मार्शल आर्ट के नेता ने इस शक्ति को बहुत ढूंढा था, लेकिन वह उसे प्राप्त नहीं कर सके। वांग टेंग आश्चर्यचकित क्यों न हो गए? क्या यह इनका देश का कोई प्राचीन कौशल है? वांग टेंग की नजरें चमक उठी। उसे याद आया कि डैन ताइक्सुआन ने एक बार उससे क्या कहा था। इनका देश में मार्शल आर्ट का लंबा इतिहास रहा है। ऐसा लगता है कि उनके पास कुछ गुप्त शास्त्र थे जो बाहरी लोगों को नहीं पता थे। क्या ये बल नक्षत्र के प्रकट होने से संबंधित था? मैं हार नहीं सकता। अनुवादक, हेनी ट्रांसलेशन। संपादक, हेनी ट्रांसलेशंस। वांग टेंग को अचानक द्वंद्वयुद्ध से बड़ी उम्मीदें हो गईं। नक्षत्र बल। उसने सोचा कि क्या इनका देश का ये योद्धा कुछ अलग विशेषता वाले बुलबुले गिराने में सक्षम है। सौभाग्य से वह जानता था कि निश्चित रूप से बल नक्षत्र होगा। जब वह संभावित लाभ के बारे में सोच रहा था, म्यू झिगुओ और एग्लेरो ने नीचे के मैदान में लड़ाई शुरू कर दी थी। उनके शरीर आपस में टकरा गए। उन्होंने अपने देश और अपने सम्मान का प्रतिनिधित्व किया। यह एक सीधा मुकाबला था जिसमें कोई बकवास नहीं थी। धमाका। म्यू झिगुओ की ब्लेड की चमक एग्लेरो के सिर पर पड़ी। एग्लेरो की नजर नहीं बदली। उसके हाथ की एक लहर के साथ, लाल रोशनी की एक किरण सामने चमकी, जिसने ब्लेड की चमक को तुरंत तोड़ दिया। उसी समय, म्यू झिगुओ पहले से ही एग्लेरो के सामने आ चुका था। उसने उस पर मुक्का मारा। टकराना। जब वे मुक्के मारते थे, तो उनसे लाल और सुनहरी रोशनी निकलती थी, जो अपने साथ एक शक्तिशाली बल लेकर आती थी। ये पूरे मैदान में फैल जाती थी। फिर एक क्षण में वे अलग हो गए। म्यू झिगुओ और एग्लेरो कुछ मीटर पीछे हट गए और एक दूसरे को गंभीरता से देखने लगे। म्यू झिगुओ ने अपनी पलकें थोड़ी नीचे कर ली। उसे अभी भी अपनी मुट्ठियों पर चिलचिलाती गर्मी के अवशेष महसूस हो रहे थे। यहां तक कि उसके शरीर में मौजूद शक्ति भी जल रही थी। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। यह अग्नि शक्ति एक सामान्य मार्शल योद्धा की शक्ति से अधिक शक्तिशाली थी। ऐसा लग रहा था कि वांग टेंग सही थे। एग्लेरो अलग था। उससे निपटना मुश्किल होगा। धमाका। एग्लेरो ने उसे सोचने का ज्यादा समय नहीं दिया। उसने अपने पैर जमीन पर पटके और लाल रोशनी की किरण की तरह म्यू झिगुओ की ओर दौड़ा। दरार। उसी समय जहां वह खड़ा था, वहां जमीन पर दरारें पड़ गईं। यह उसके पैरों की एक थपकी की शक्ति थी। म्यू झिगुओ गंभीर हो गया। वह हवा में उठा और नीचे कूदा और अपने नीचे खड़े एग्लेरो पर अपना ब्लेड फेंक दिया। झनकार। आकाश में धातुओं की टकराहट गूंज उठी। एग्लेरो जमीन पर खड़ा था, उसके घुटने थोड़े मुड़े हुए थे। हालांकि वह अपने नंगे हाथों से म्यू झिगुओ के हमले को बलपूर्वक रोकने में कामयाब रहा था। ये देखकर कि उसका हमला विफल हो गया है, म्यू झिगुओ फिर से आसमान में उड़ गया। एग्लेरो उसके पीछे पीछे चल रहा था। वे आकाश में एक दूसरे से तीव्रता से टकराते हुए प्रकाश की दो गेंदों में बदल गए। कोलिजियम में लगातार बल विस्फोट की आवाजें गूंज रही थीं, जबकि आकाश में बची हुई शक्ति जमीन पर बह रही थी। ये शक्ति भयावह थी। ये दोनों मार्शल योद्धा बहुत ताकतवर हैं, लार्ज ईगल नेशन के गेराल्ड ने धीरे से कहा।
उसकी आंखों में लड़ने की भावना जल रही थी। वे दोनों निम्न स्तरीय जनरल स्तर पर पहुंच चुके हैं। वे अपने देश के सबसे शक्तिशाली मार्शल योद्धा होने चाहिए। अर्नोल्ड ने एक पल के लिए संकोच किया और फिर आगे बोला, हालांकि मैं वांग टेन की पहचान के बारे में बहुत उत्सुक हूं। मुझे लगता है कि वह उतना सरल नहीं है जितना वह दिखता है। क्या यह संभव है कि म्यू जिगुओ सबसे शक्तिशाली मार्शल योद्धा नहीं है? यह कोई और व्यक्ति हो सकता है। गेराल्ड ने चमकती आंखों से कहा। क्या तुम कह रहे हो ये वांग टिंग है? अर्नोल्ड ने कुछ सेकंड तक सोचा। फिर उसने अपना सिर हिलाया। लेकिन वह बहुत छोटा है। मैं पहले से ही हैरान हूं कि वह हिल्सन को हरा सकता है। यह विश्वास करना कठिन होगा कि वह आप जैसे लोगों के बराबर है। आप अकेले नहीं हैं। मैं भी इस पर विश्वास करने की हिम्मत नहीं कर सकता, गेराल्ड ने कहा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। व्हाइट ईगल राष्ट्र की ओर से यूके ने एक युवक से कहा, श्वेन, क्या तुम उन्हें हरा सकते हो? मार्शा और फोर्टेस ने अनायास ही उस युवक की ओर देखा। रात भर आराम करने के बाद फोर्टेस को होश आ गया था। उसके शरीर पर लगी चोटों को ठीक करने के लिए उन्होंने कई महंगी दवाइयों का इस्तेमाल किया। सिर्फ उसका चेहरा थोड़ा सूजा हुआ रह गया था। वे घावों को पूरी तरह से मिटा नहीं पाए। फोर्टेस को जब भी याद आता कि कैसे उसके खूबसूरत चेहरे को इतनी बुरी तरह पीटा गया था, तो वह क्रोधित हो जाता। जब उसने सुना कि पवित्र मंदिर द्वारा चुनी गई प्रतिभा के साथ भी ऐसा ही व्यवहार किया गया है, तो उसने राहत की सांस ली। कम से कम वह अकेला तो नहीं था। एक साथ शर्मिंदा होना बेहतर था। हालांकि व्हाइट ईगल नेशन का दूसरा मार्शल योद्धा उतना भाग्यशाली नहीं था। शेनाई टोंगजी के भ्रम से उत्तेजना के बाद कुने अभी भी बेहोश था। उसके लिए अपने मानव रूप को फिर से प्राप्त करना कठिन होगा। योके ने उसे आपातकालीन उपचार के लिए रातों रात वापस भेज दिया। शायद वह उसकी जान बचा सके। योके जिस युवक से बात कर रहा था, वह बहुत ही साधारण दिख रहा था। उसकी नाक का पुल ऊंचा था और चेहरे पर 2 सफेद रेखाएं थीं। योके का सवाल सुनकर उसने ठंडे स्वर में कहा, मुझे नहीं पता। योके खुद को असहाय महसूस कर रहा था। उसके पास अपनी हताशा जाहिर करने के लिए कोई जगह नहीं थी, इसलिए उसने उस युवक से बात करना बंद कर दिया। मार्शा और फोर्टेस भी इस युवक से डरते थे। जब उन्होंने देखा कि वह बात नहीं करना चाहता तो उन्होंने उससे बात नहीं की। टीम में इस युवक का दर्जा कुछ विशेष लग रहा था। अन्य देशों के मार्शल योद्धा ध्यानपूर्वक मैच देख रहे थे तथा मंच पर दोनों प्रतियोगियों से अपनी दूरी माप रहे थे। बूम बूम बूम, कोलिजियम के ऊपर आसमान में रोशनी की 2 गेंदें आपस में टकराईं। हालांकि उनमें से एक को नुकसान हुआ। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। जब म्यू जिगुओ एक बार फिर एग्लेरो से टकराया, तो वह बेकाबू होकर पीछे की ओर उड़ गया। उसने अपनी तलवार को अपने बगल में घुमाया और हवा में ही कदम रखा, हवा में मौजूद प्रतिरोध का इस्तेमाल करके खुद को रोकने के लिए मजबूर किया। उसके होठों के कोनों से खून टपक रहा था। वह एग्लीरो को घूर रहा था, जो कुछ दूरी पर था। अचानक उसकी दृष्टि धुंधली हो गई। यादें उसके दिमाग में कौंधने लगी। उसे फ्लैशबैक में 4 लोगों का एक समूह दिखाई दिया जो किसी मिशन पर जा रहे थे। म्यू जिगुओ उनमें से एक था। वे तेजी से जंगल से गुजरे और एक निश्चित दिशा में आगे बढ़ते हुए रास्ते में एक दूसरे की मदद भी की। छवि बदल गई। वे एक अवशेष स्थल पर पहुंचे और अन्य मार्शल योद्धाओं के साथ लड़ाई में शामिल हो गए। ऐसा लग रहा था कि वे किसी बात पर लड़ रहे थे। अचानक उनमें से 2 खतरे में आ गए। म्यू जिगुओ ने अपने मिशन लक्ष्य को छोड़ दिया जिसके लिए वह लड़ रहा था और उन्हें मजबूत किया। अंत में वह अपने बुरी तरह घायल साथियों के साथ वापस आ गया। सैन्य वर्दी पहने एक अधेड़ उम्र का आदमी उसके सामने खड़ा था और उसके चेहरे पर निराशा के भाव थे। उसने आह भरी और चला गया। फ्लैशबैक उस आह के साथ समाप्त हो गया। ये विचार केवल एक पल के लिए आए। म्यू जिगुओ ने तुरंत अपने होश संभाल लिए और उसकी निगाह दृढ़ निश्चयी हो गई। मैं हार नहीं सकता। उसने अपने हाथ में युद्ध की तलवार को कसकर पकड़ लिया। उसकी प्रतिस्पर्धात्मकता धधक रही थी। सुनहरी शक्ति बादलों के बीच से निकल रही थी, जैसे एक तेज दिमाग उसके चारों ओर घूम रहा हो। सुनहरे ब्लेड की चमक की किरणें हवा में पागलों की तरह नाच रही थीं, एक दूसरे के साथ मिलकर अंततः एक बड़े सुनहरे ब्लेड में एकत्रित हो गईं। म्यू जिगुओ ने अपनी आंखें चौड़ी की और अपने युद्ध के ब्लेड को दोनों हाथों से पकड़ लिया। उसने अत्यधिक क्रोध में उसे नीचे झुका दिया। सुनहरी किरण आसमान को चीरती हुई, अपने आसपास की हवा को दबाती हुई और घर्षण और जोरदार विस्फोटों की तीखी आवाजें पैदा करती हुई। तेज ब्लेड की सचेतन किरणें आसमान को छू रही थीं। यह आंखों को चुभने वाली थी। स्लैश स्लैश स्लैश।
हवा में गुस्से भरी चीखें गूंजने लगी, उसके बाद ब्लेड से वार की आवाज आई। एग्लिरो ने अपना सिर उठाया। अपनी निगाहें अभी भी शांत रखते हुए, उसने अपनी हथेलियां एक साथ रखी और उसके चारों ओर की लपटें बड़ी हो गईं। वे एक दिव्य दिखने वाले विशाल ज्वाला जानवर में बदल गईं। विशालकाय जानवर भयंकर दहाड़ते हुए अपने सिर के ऊपर चमकती हुई सुनहरी तलवार की ओर बढ़ा। धमाका! दोनों सेनाएं आपस में टकराईं, जिससे धरती को हिला देने वाला विस्फोट हुआ। लाल और सुनहरी रोशनी ने आधे आसमान को जगमगा दिया, जिसने अपनी चकाचौंध भरी चमक से स्थिति को छिपा दिया। कोई नहीं देख सकता था कि कौन जीता या कौन हारा।